हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ एक न्यू चाइनीज ड्रामा फॉल इन लव अगेन, जो कि 2024 में ही रिलीज हुई है। ये कहानी काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि इसमें हमें एक क्यूट से बेबी बॉय को भी दिखाया जाएगा। कहानी की शुरुआत हमारी फीमेल लीड लू मियान से होती है। मियान आज बहुत ही खुश होती है क्योंकि उसकी शादी है। उसकी शादी समुद्र के बीच शिप पे हो रही है। तभी शिप का पायलट आकर बताता है कि दूल्हा अब तक नहीं आया है, न ही उसकी शिप कहीं नजर आ रही है। इससे तो मियान बहुत ही हैरान हो जाती है और वो जल्दी से अपने फियांसे युनकाई को कॉल करती है कि वो अब तक वापस क्यों नहीं आया, पर युनकाई उसका कॉल रिसीव नहीं करता। इससे मियान और भी ज्यादा परेशान होने लगती है क्योंकि कुछ ही देर में उसकी शादी के सारे रिचुअल्स शुरू होने वाले हैं। और अब मियान बाहर आती है, तभी एक लड़की सॉन्ग उससे जाकर हाई करती है। मियान के देखने से लगता है कि वो सॉन्ग को यहाँ एक्सपेक्ट नहीं कर रही है। सॉन्ग मियान को कहती है कि युनकाई तुमसे शादी नहीं करेगा, न ही आज वो यहाँ आने वाला है। मियान कहती है क्या बकवास कर रही हो। सॉन्ग कहती है तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी जैसी लड़की को युनकाई की फैमिली एक्सपेक्ट करेगी? कभी तुम्हें एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। यहाँ तक कि तुम तो युनकाई को भी ठीक से नहीं जानती। तुमने उसकी जिस फैमिली से मिली थी वो सब एक्टर्स थे जिसे कि युनकाई ने हायर किया था। और अगर तुम्हें यकीन नहीं है तुम देख सकती हो कि शादी में युनकाई नहीं आया है। ये सारी बातें सुनकर तो मियान पूरी तरह से शॉक रह जाती है। और अब हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है कि हमारा मेन लीड युनकाई है। युनकाई और मियान लंबे टाइम से एक दूसरे को डेट कर रहे हैं और इसके बाद इन दोनों ने शादी का फैसला किया होता है। और यहाँ पता चलता है कि इन दोनों का एक बेबी भी है। मियान अपने शादी को लेकर बहुत ही एक्साइटेड होती है। युनकाई मियान को कहता है कि वो कुछ देर के लिए बाहर जा रहा है। वो मियान को आराम करने को कहता है। तब कुछ देर बाद मियान युनकाई को कॉल कर दिया तो फोन कोई लेडी रिसीव कर दिया जो कि शौक होती है। वो मियान को कह दी है ये फोन जिसका भी है इसे लेकर जाओ क्योंकि ये उससे छूट गया है। मियान कहती है मेरे बॉयफ्रेंड का फोन है, मैं उसे लेने आ रही हूँ। अब मियान यहाँ फोन लेने आती है तो देखती है सॉन्ग बहुत ही रिच फैमिली से बिलोंग करती है। यहाँ की रियलिटी देख कर तो मियान पूरी तरह से हैरान होती है और उसे थोड़ी घबराहट भी हो रही थी। सॉन्ग मियान को कहती है तुम अंदर जाकर अपना फोन ले सकती हो। पर यहाँ तो मियान युनकाई को देखकर हैरान होती है। कहती है क्या तुम खुद ही अपना फोन लेने यहाँ आ गए? युनकाई यहाँ मियान को देखकर परेशान हो जाता है। मियान को कहता है मैंने फोन ले लिया है। युनकाई समझ गया था कि सॉन्ग ने जानबूझकर उनके बहाने यहाँ मियान को बुलाया था। युनकाई मियान को कहता है कल हमारी शादी होने वाली है, तुम्हें घर जाकर आराम करना चाहिए। युनकाई सबको मियान की नजरों से छुपा रहा होता है। और अब कहानी फिर से प्रेजेंट में आ जाती है। सॉन्ग मियान को कहती है युनकाई तुमसे कभी शादी नहीं करेगा क्योंकि उसकी फैमिली उसे कभी अलाउ नहीं करेगी। यही वजह है कि आज वो शादी में नहीं आया है। तो उससे शादी के सपने देखना बंद कर दो। पर इन सारी बातों से तो मियान का दिल पूरी तरह से टूट जाता है। उसे लग रहा है जैसे उसकी पूरी लाइफ खत्म होने वाली है। युनकाई से वो बहुत ही प्यार करती है, यहाँ तक कि उन दोनों का एक बेबी भी है। मियान पूरी तरह से सदमे में होती है। तभी उससे पर से पैर फिसल जाने से वो पानी में गिर जाती है। इधर नेक्स्ट डे युनकाई को पता चलता है कि मियान की तो मौत हो चुकी है पानी में गिरने की वजह से, पर वो इस बात को मानने को तैयार नहीं था। वो मियान से बहुत ही प्यार करता था। और अब कहानी 6 सालों आगे दिखाई जाती है। यहाँ हम युनकाई को देखते हैं जो कि आज भी मियान से बहुत ही प्यार करता है, उसके साथ बिताए पलों को याद कर रहा होता है। तभी यहाँ युनकाई का भाई मिस्टर लू और सॉन्ग आ जाते हैं। ये दोनों ही युनकाई को जल्दी तैयार होने को कहते हैं वरना वो पार्टी में लेट हो जाएगा। युनकाई कहता है तुम दोनों जा सकते हो, मैं मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। लू कहता है भाई आप जानते हैं ना अगर आज आप पार्टी में लेट हुए तो फादर बहुत ही गुस्सा होंगे। तो अभी युनकाई तैयार होने को चला जाता है। इधर पार्टी का सीन देखते हैं। युनकाई की कुछ मॉडल्स के साथ तस्वीरें ली जा रही थी। वो मॉडल उसके कुछ ज्यादा ही करीब जा रही होती है और ये युनकाई को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। फिर भी वो कोऑपरेट करता है। ये मॉडल युनकाई को कहती है कैसा रहेगा आज रात हम डिनर के लिए चले। युनकाई कहता है कि नहीं मैं नहीं जा सकता, मुझे अपने बेटे का ख्याल रखना है, वो बहुत ही छोटा है। और अब यहाँ एक क्यूट से बेबी बॉय को देखते हैं। इसका नाम टोनी होता है जो कि मियान और युनकाई का बेटा है। सब लोग उससे बहुत ही प्यार करते हैं, वो है भी बहुत क्यूट। और तभी पार्टी में एक लेडी की एंट्री होती है जो कि बिल्कुल मियान की तरह ही दिख रही होती है। उसे देखकर तो सब लोग हैरान होते हैं। युनकाई कहता है क्या ये वही है? लू कहता है ये वो कैसे हो सकती है? तो कहती है बस इसका चेहरा मियान की तरह है। आज के इस इवेंट में एक बहुत ही फेमस डिजाइनर हेल्सन की एक ड्रेस को नीलाम किया जाना है और जो मनी होगी उसे चैरिटी में दिया जाना है।
और ये लड़की टिया है जिसने कि उस ड्रेस को पहना हुआ है। वो बहुत ही नर्वस फील कर रही होती है। फिर इसके ड्रेस पे एक कीड़ा होता है जिसे कि ये लड़की हटा देती है। तो टिया उसे थैंक्स कर रही थी। उसकी ड्रेस थोड़ी खराब हो गई थी। ये लेडी कहती है अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी ड्रेस को ठीक कर सकती हूँ। टिया कहती है ड्रेस बहुत ही महंगी है और मैं आपको ब्लेम नहीं कर रही। फिर भी ये लेडी कहती है तुम्हें पेबैक करना चाहती हूँ। ये देखकर यहाँ सॉन्ग आती है। कहती है तुम्हें लगता है तुम इस ड्रेस को अफोर्ड कर पाओगी? बहुत ही फेमस डिजाइनर हेल्सन की बनाई ड्रेस है। बहुत ही रिच फैमिलीज भी बड़े मुश्किल से उसके डिजाइन को हासिल कर पाते हैं। और इन दोनों के बीच आर्गुमेंट चल ही रहा होता है। तभी यहाँ फेमस डिजाइनर हेल्सन का नाम अनाउंस किया जाता है। सब लोग तो देखकर हैरान हो जाते हैं क्योंकि ये लेडी कोई और नहीं बल्कि हेल्सन है। पार्टी का पूरा अटेंशन हेल्सन पे होता है। पर ये देखकर तो यूनकाई पूरी तरह से हैरान होता है। अब पार्टी में उस ड्रेस की बोली लगाई जाती है। सॉन्ग एटीट्यूड देते हुए ड्रेस की सबसे ज्यादा बोली लगा दी है। यहाँ हेल्सन स्माइल कर रही होती है। सॉन्ग सबसे ज्यादा बोली लगाकर उस ड्रेस को हासिल कर लेती है। हेल्सन उसे थैंक्स करती है सबसे ज्यादा बोली लगाने के लिए। इधर यूनकाई हेल्सन के बारे में सर्च कर रहा होता है। पता चलता है हेल्सन को आज तक किसी ने नहीं देखा था। अब वो हेल्सन के पास जाता है और अपना इंट्रो देता है। यूनकाई को यहाँ हेल्सन पे शक है कि ये मियान है और वो इस बात को कंफर्म करना चाहता है। यूनकाई को हेल्सन पे शक होता है। वो उसे एग्जामिन करने के लिए बाकी लेडी को इस बात को कंफर्म करना चाहता है। यूनकाई को हेल्सन पे शक होता है। वो उसे एग्जामिन करने के लिए बाकी लेडीज ने जो ड्रेसेस पहनी है उसके डिजाइन के बारे में बताने को कहता है। और यहाँ हेल्सन उन डिजाइन को बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन कर रही होती है। और यहाँ फ्लैशबैक में दिखाया जाता है मियान एक टॉय डिजाइनर होती है। यूनकाई कहता है तुम अपने वेडिंग ड्रेस खुद ही डिजाइन करना। चाहता हूँ वेडिंग ड्रेस में तुम सबसे ज्यादा खूबसूरत दिखो। पर मियान कहती है मैं तो एक टॉय डिजाइनर हूँ, भला अपनी वेडिंग ड्रेस कैसे डिजाइन कर सकती हूँ। अब हेल्सन यूनकाई को कहती है क्या हुआ मिस्टर, आप मुझे देखकर खुश नहीं है? अब इधर सॉन्ग को देखते हैं कि हेल्सन के पार्टी में आने की वजह से बहुत ही अपसेट होती है क्योंकि यूनकाई का सारा अटेंशन उस पे था। अपना गुस्सा निकालने के लिए इसे को पटकना चाहती है और वो बहुत ही महंगे होते हैं इसलिए रुक जाती है। बस पिलो पटक कर ही अपने गुस्से को शांत कर लेती है। अब इधर यूनकाई टोनी के हाथों में एक ब्रेसलेट पहनाता है। उसे हेल्सन की तरफ इशारा करता है। कहता है देखो वो आपकी मॉम रही, जाकर अपने मॉम से मिलो। टोनी भी भागते हुए हेल्सन के पास आता है और उसे मॉम कहता है। हेल्सन कहती है आप बहुत ही क्यूट हो पर आप मुझे मॉम नहीं कह सकते। टोनी कहता है पर आप बिल्कुल मेरी मॉम की तरह दिखती हो। हेल्सन टोनी को बहुत ही गौर से देख रही होती है कि ये मियान ही होती है। अपने मन में ही कहती है बेटा आज आप मेरे सामने हो पर मॉम को माफ कर दो, आपको गले भी नहीं लगा सकती। पर मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ मैं जल्दी आपके पास वापस आ जाऊंगी। टोनी यहाँ मियान को हक कर लेता है। फिर इसके हाथों से ब्रेसलेट टूट जाती है। इसे उठाने में मियान उसकी हेल्प कर रही होती है। तो दूर से यूनकाई ये सब देख रहा होता है। वो मियान के हर एक एक्सप्रेशन को नोट कर रहा था। वो जानता है कि अगर ये मियान रही तो अपने बेटे को देखकर वो खुद को नहीं रोक पाएगी। यहाँ फ्लैशबैक का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ मियान के हाथों में काफी बड़ी चोट लग गई थी जिस वजह से उसने टॉय डिजाइनिंग को छोड़ दिया था। इधर यूनकाई थोड़ा परेशान होता है। लू कहता है भाई आप बेकार में ही परेशान हो रहे हैं। अगर वो आपकी मियान होती बताइए तो क्या वो अपने सामने अपने ही बच्चे को देखकर खुद को रोक पाती? पर उस हेल्सन ने तो टोनी को ऐसे ट्रीट किया जैसे कि वो उससे पहली बार मिली हो और वो उसे जानती तक नहीं। भाई वो मियान कैसे हो सकती है? मियान की मौत तो 6 साल पहले ही पानी में डूबने से हो गई थी। यहाँ दिखाया जाता है 6 सालों पहले यूनकाई ने मियान को ढूंढने की बहुत कोशिश की थी पर उसे तो मियान की बॉडी तक नहीं मिली और इसी वजह से यूनकाई के मन में थोड़ी सी उम्मीद है कि मियान अब भी जिंदा है। इधर लू यूनकाई को कहता है अगर आप उस हेल्सन में इंटरेस्टेड हैं तो हम उसे पैसा ऑफर करेंगे। वो आपसे मिलने के लिए तैयार तो हो ही जाएगी। यूनकाई कहता है अपनी बकवास बंद करो, मुझे पूरा यकीन है कि वो मियान है और वो वापस टोनी के लिए ही लौट कर आई है। यूनकाई लू को कहता है तुम तायोंग पे नजर रखो, अगर वो मियान है तायोंग से मिलने की कोशिश जरूर करेगी। इधर तायोंग के देखते हैं कि मियान की कजन है। बेचारी अपने टूटे हुए बालों को संभाल के रख रही होती है। वो अपना काम खत्म करके जा रही होती है। फिर मियान की तस्वीर देखकर वो उसे याद करने लगती है। इधर ये दोनों चल रहे होते हैं। मियान कहती है तुम्हें नहीं लगता हम गलत रास्ते में जा रहे हैं? यूनकाई कहता है बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हें बाहर तक छोड़ दूंगा। यूनकाई माली को आवाज देता है और पाइप का सारा पानी उसके ऊपर आ जाता है। मियान तो पहले ही बच गई होती है।
मियान युनकाई को कह दिया तुम्हें चेंज करने की जरूरत है और उसे अपना कोट दे दिया। युनकाई तो बस उसे देखता ही रह जाता है। तभी यहाँ से एक कॉल आता है। मियान को कहता है मुझे जाना होगा। वो मियान को कोट वापस करने लगता है। मियान कहती है इसकी जरूरत मुझसे ज्यादा तुम्हें है और वो बाय करके वहाँ से चली जाती है। यहाँ एक आदमी जाओ पहले से ही कार में मियान का वेट कर रहा होता है। मियान कहती है पार्टी में सब कुछ अच्छे से हो गया। जाओ कहता है नहीं तुम अपने बेटी को देखकर इमोशनल तो नहीं हुई? अगर युनकाई को तुम पर शक हुआ तो? मियान कहती है उसे ऑलरेडी मुझ पर शक है पर तुम चिंता मत करो। जाओ कहते हैं युनकाई तुम्हारा पहला प्यार है, तुम्हारे बच्चे का फादर भी। नहीं तुम दोबारा उसके प्यार में पड़ गई तो तुम्हें याद है ना हमें उससे बदला लेना है। मियान कहती है ऐसा कुछ नहीं होगा और इसी के और यहाँ देखते हैं कि इन दोनों की कोई तस्वीरें ले रहा होता है। युनकाई दिखता है सॉन्ग उसके डोर पर नॉक कर रही होती है। जानबूझकर दरवाजा नहीं खोल रहा होता है पर यहाँ सॉन्ग उसे कॉल कर देती है। बेचारे को दरवाजा खोलना ही पड़ता है। सॉन्ग कहती है तुमने दरवाजा खोलने में इतनी देर क्यों की और टोनी कहाँ है? मैं उसके लिए उसकी फेवरेट किताबें लाई हूँ। युनकाई कहता है क्या तुम नहीं जानती वो इस टाइम स्कूल में होता है? सॉन्ग मन में ही कहती है मैं तो यहाँ जानबूझकर टोनी के बहाने तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करने को आई हूँ। मुझे पता था कि टोनी इस वक्त स्कूल में होगा। अब वो युनकाई को कहती है अगर टोनी नहीं है तो क्या हुआ, मैं तुमसे बातें करती हूँ। पर युनकाई कहता है नहीं मुझे ऑफिस जाना है। सॉन्ग कहती है तुम हमेशा बिजी रहते हो, बहुत हार्ड वर्क भी करते हो, तुम्हें थोड़ा आराम भी करना चाहिए। युनकाई कहता है मैं बहुत बड़ी कंपनी को चलाता हूँ, अगर आराम करूँगा तो मेरी कंपनी को कौन संभालेगा? वो सॉन्ग को कहता है मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ तो प्लीज तुम यहाँ से जाओ। सॉन्ग कहती है ठीक है मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगी पर मुझे पहले वॉशरूम यूज करना है, उसके बाद मैं यहाँ से चली जाऊंगी। युनकाई कहता है ठीक है तुम ऊपर वाला वॉशरूम यूज कर लो। पर इधर सॉन्ग वॉशरूम जाने के बहाने युनकाई के रूम में आ जाती है। खुद से कहती है ये रूम कितना अमेजिंग है, मैं सालों से इस घर में आ रही हूँ। युनकाई ने कभी मुझे इसके रूम में एंट्री नहीं करने दी। वो रूम देख रही होती है तभी उसे यहाँ मियान की फोटो दिखती है जिसे को वो नीचे रख देती है। यहाँ वो ये इमेजिन कर रही होती है कि एक ना एक दिन तो ये रूम उसका होगा और युनकाई उसके प्यार को भी एक्सेप्ट कर लेगा। यहाँ पता चलता है कि सॉन्ग सालों से युनकाई को पसंद करती आई है और युनकाई तो मियान से प्यार करता था। यहाँ सॉन्ग बेड पे लेट कर देख रही होती है अभी कुछ सामान टूटने का आवाज होता है जिसे कि युनकाई भी नोटिस कर लेता है। सॉन्ग देखती है यहाँ एक बॉक्स होता है जिसमें कि कुछ बाल के टुकड़े होते हैं। उसे लगता है कि ये टोनी का रखा हुआ कोई खिलौना है। अभी यहाँ युनकाई आ जाता है। सॉन्ग के हाथों में वो बॉक्स देखकर वो बहुत ही गुस्सा होता है। कहता है तुम मेरे रूम में यहाँ क्या कर रही हो? सॉन्ग उसे उतने गुस्से में देखकर घबरा जाती है और कहती है मैंने बस दरवाजा खुला देखा तो अंदर आ गई। टोनी के बहुत से खिलौने बिखरे थे जिसे मैं समेट रही थी। बहुत ही रूडली युनकाई सॉन्ग को कहता है आइंदा से मेरे रूम में मत आना। सॉन्ग को बहुत ही बुरा लगता है और वो वहाँ से चली जाती है। अब यहाँ पास्ट का सीन दिखाया जाता है। बॉक्स में रखे बालों को देखकर हैरान था। वो उस बॉक्स को फेंक रहा था। फिर मियान उससे बॉक्स ले लेती है और कह दिया इसमें मेरे फ्रेंड्स हैं। युनकाई कहता है ये तुम क्या कह रही हो, उसमें तो कुछ बाल के टुकड़े हैं। मियान कहती है तुम्हें पता है जब लड़कियां बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करती हैं उनके बाल टूटने लग जाते हैं। लड़कियों के बाल उनके फ्रेंड्स होते हैं इसलिए मैंने इन्हें संभाल के रखे हैं। तुम्हें पता है मैंने इन सब का नाम भी रखा है। युनकाई कहता है तब तो ये तुम्हारा फ्रेंड बहुत ही डिसलॉयल है, अभी तो तुम्हें छोड़कर टूट गया। मियान कहती है ऐसा नहीं है, कल रात जब हम साथ थे तुम्हारे हाथों से मेरे ये बाल टूटे। युनकाई मियान को कहता है तो मैं इतना क्रूएल हूँ, मैं नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखूंगा तुम्हारे बाल ना टूटे। मियान यहाँ शर्मा रही होती है और वो दोनों साथ में टाइम स्पेंड करते हैं। फिर कहानी प्रेजेंट में आती है। युनकाई कहता है मियान मुझे माफ कर, मैं तुम्हारे बालों को सेफली नहीं रख पाया। अब देखते हैं ये दोनों मिलते हैं। युनकाई मियान को उसकी जैकेट वापस करता है और साथ ही उसे थैंक्स भी कहता है। मियान कहती है मैं नहीं लगता तुम्हें मुझे किसी और तरीके से पेबैक करना चाहिए। युनकाई कहता है तुम क्या चाहती हो? मियान कहती है जैसा कि तुम जानते हो मैं एक डिजाइनर हूँ, मैं बहुत सी लाइव स्ट्रीमिंग कंपनीज में इन्वेस्ट करने का उसे ज्वाइन करने के बारे में सोच रही हूँ, इसलिए मैं तुम्हारी कंपनी को ज्वाइन करना चाहती हूँ। युनकाई कहता है पर मेरी कंपनी ही क्यों? मियान कहती है क्योंकि मैंने पता किया मैं तुम्हारी कंपनी में एचआर की पोस्ट के लिए बिल्कुल परफेक्ट हूँ। वही दूसरी कंपनीज में मुझे कोई अच्छा ऑफर नहीं मिल रहा था, न ही मेरे लिए उनके पास कोई अपॉर्चुनिटी थी। युनकाई कहता है तुम्हारी जैसे एक फेमस डिजाइनर का मेरी कंपनी बुशिन को अचानक से ज्वाइन करना थोड़ा अजीब लगता है और तुम में कुछ तो ऐसा होना चाहिए ताकि तुम बुशिन को ज्वाइन कर पाओ। तो हाँ
म्यान कहती है तुम मिस्टर तोंग को तो जानती हो तुम्हारी कंपनी बुशिन काफी टाइम से अप्रोच करने की कोशिश कर रही है, पर मिस्टर तोंग को लाइव स्ट्रीमिंग कंपनीज में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है। अगर तुम चाहो तो मैं उन्हें हमारी कंपनी में इन्वेस्ट के लिए मना सकती हूँ। युनकाई कहता है ठीक है, तो हम डील फाइनल करते हैं। हमारे लिए मिस्टर तोंग को अप्रोच करो और उसके बदले तुम कभी भी बुशिन को ज्वाइन कर सकती हो। युनकाई म्यान को उसकी फेवरेट कॉफी ऑफर करता है। म्यान जानती है कि युनकाई को उस पर शक है। वो कहती है मैं कॉफी नहीं पीती। इधर युनकाई लू को कहता है आज मैं हेल्सन से मिला, वो बुशिन को ज्वाइन करना चाहती है। लू कहता है तो तुमने क्या कहा, क्या तुम मान गए? देखो भाई, तुम उसे म्यान समझकर ज्यादा ही नाइसली ट्रीट कर रहे हो। तो अब युनकाई उसे सारे डील के बारे में बताता है। लू कहता है तुम म्यान की तरह इसके पैर में पागल मत हो जाना। और तभी यहाँ तोंग्यान आती है। यहाँ पता चलता है कि ये लू की सेक्रेटरी है। तोंग्यान एक बोर्ड लेकर आई होती है जिसे कि लू ने युनकाई के लिए मंगवाया होता। कहता है उम्मीद है तुम इजीली उसके प्यार में नहीं पड़ोगे। युनकाई स्माइल करते हुए वहाँ से चला जाता है। इधर सीन चेंज होता है। ये म्यान की असिस्टेंट टीना है। ये दोनों मिस लिन से मिलने आए होते हैं, जो कि त्यान ग्रुप की सीईओ है। म्यान उसे अप्रोच करने की कोशिश करती है, और लिन तो उस पर ध्यान भी नहीं देती और वहाँ से चली जाती है। टीना म्यान को कहती है बॉस ये बहुत ही एरोगेंट है, जैसा कि हमने रूमर्स में इसके बारे में सुना है, ये बिल्कुल वैसे ही है। म्यान कहती है हम प्लान बी पे काम करेंगे। यहाँ वो मिस्टर तैंग के सेक्रेटरी को बहाने से बाहर भेज देती है। यहाँ मिस्टर तैंग से मिलने आती है और मिस्टर तैंग उसे देखकर गुस्सा होते हैं। कहते हैं तुम यहाँ बिना अपॉइंटमेंट के आई हो, मैं तुम्हें निकाल सकता हूँ। बहुत ही रूडली म्यान को ट्रीट कर रहे होते हैं, पर म्यान भी हार नहीं मानती। उनसे बहुत ही अच्छे से बात करती है, उन्हें एक बार बुशिन के बारे में सोचने को कहती है। इधर टोनी टीवी देख रहा होता है। युनकाई कहता है बेटा क्या आप वैसे हो, क्या आप मेरे साथ बाहर चलोगे? टोनी कहता है नहीं डैड, मुझे कहीं नहीं जाना। युनकाई कहता है आप आंट हेल्सन से मिलना चाहते हो? ये सुनकर टोनी खुश हो जाता है और कहता है हाँ मैं आपके साथ चलूंगा। युनकाई कहता है बदमाश, अभी तो तुमने मना किया था। इधर देखते हैं म्यान अपनी कार का वेट कर रही होती है। तभी टोनी उसके पास भागते हुए आता है और अब म्यान की नजर युनकाई पे भी जाती है। युनकाई कहता है टोनी तुमसे मिलने की जिद कर रहा था। यहाँ टोनी म्यान को अपने बर्थडे पार्टी का कार्ड देता है। कहता है आप मेरी बर्थडे पार्टी में आओगी ना? तो म्यान उसे हाँ कर देती है। इससे टोनी बहुत ही खुश होता है। युनकाई कहता है तुम्हें बच्चे बहुत ही पसंद है। म्यान कहती है नहीं मुझे बच्चे ज्यादा पसंद नहीं है, पर मैं टोनी का दिल नहीं तोड़ना चाहती, इसलिए वो जितने नाइसली मुझे ट्रीट करता है मैं उतने नाइसली उसे भी ट्रीट करती हूँ। दरअसल म्यान ये जानबूझकर कहती है ताकि युनकाई उस पर म्यान होने का शक न करे। इधर हेल्सन बताते है कि उसने मिस्टर तैंग को मिलने के लिए मना लिया है। युनकाई कहता है तो अब तुम बुशिन ज्वाइन कर सकती हो। यहाँ वो हेल्सन को बुशिन के मार्केटिंग डिपार्टमेंट का एचआर के इंट्रोड्यूस करवाता है, पर यहाँ के बाकी एम्प्लॉय इससे ज्यादा खुश नहीं थे और मिस जिन तो बिल्कुल खुश नहीं थी कि वो अपने प्रमोशन और न्यू एचआर बनने का इंतजार कर रही थी। अब इधर युनकाई म्यान को उसका केबिन दिखाता है। इधर मिस्टर तैंग म्यान को कहता है कि वो बुशिन में कोऑपरेशन के लिए तैयार है, पर उन्हें लाइव स्ट्रीमर के तौर पे सिर्फ रिम चाहिए, जो कि बहुत ही फेमस लाइव स्ट्रीमर है और उसके स्किल्स भी बहुत अच्छी है। म्यान कहती है आपका काम हो जाएगा। इधर टीटी म्यान को कहती है टरन से तो हमारा कांटेक्ट भी नहीं हो पा रहा है, तो वो लाइव स्ट्रीमिंग में कैसे आएंगे? अगर वो नहीं आए मिस्टर तैंग कोलैबोरेशन से इनकार कर देंगे। म्यान कहती है तुम इसका फिक्र मत कर। इधर युनकाई देर रात तक काम कर रहा होता है। अब घर जाने लगता है तो सामने देख म्यान अभी काम कर रही है। अब यहाँ पास्ट का मोमेंट दिखाया जाता है। म्यान अपने ऑफिस में छुपी होती है, तभी यहाँ युनकाई आता है और उसे हक कर लेती है। दरअसल म्यान को अंधेरे से बहुत ही डर लगता है। म्यान कहती है मुझे लगा तुम नहीं आओगे। युनकाई कहता है मैं जानता हूँ तुम्हें डार्क से बहुत डर लगता है, भला मैं तुम्हारे पास क्यों नहीं आता? युनकाई उन बातों को याद करके स्माइल कर रहा होता है। अब उसके दिमाग में आइडिया आता है। यहाँ वो फिर से हेल्सन को चेक करने की कोशिश करता है कहीं ये उसकी गर्लफ्रेंड म्यान तो नहीं। वो जानबूझकर लाइट कट्स करवा देता है। हम म्यान को अंधेरे से डर तो लग रहा था, वो जानती है कि ये युनकाई की प्लानिंग है। वो खुद के इमोशंस पे काबू रखती है। युनकाई उसे बहुत डरावनी स्टोरीज भी सुनाता है, उसे बहुत डराने की कोशिश करता है, पर म्यान नहीं डरती। यहाँ वो युनकाई को कहती है मुझे नहीं लगता था कि तुम्हारा जैसा इंसान अब भी भूत वाली चीजों पे यकीन करता है। और तभी वॉशरूम से बहुत ही अजीबोगरीब साउंड्स आ रहे होते हैं और इससे तो म्यान सच में डर जाती है। डर के मारे वो युनकाई का हाथ पकड़ लेती है। युनकाई स्माइल करता है और म्यान को कहता है तेरा एक आदमी का हाथ पकड़ना इम्प्रॉपर होता है। और अब सीन चेंज होता है। इधर लू टिया के साथ एक साइट देखने आया होता है। तभी यहाँ टिया को म्यान के फोन से मैसेज आता है, इससे तो वो हैरान हो जाती है और लू को वहीं छोड़कर कार लेकर निकल जाती है।
और लू उसे आवाज ही देता रह जाता है। और इधर टिया अब सामने मियान को दिखती है, वो तो बहुत ही हैरान होती है। और तो अंज्ञान यहाँ मियान से मिलती है, उसे जिंदा देखकर बहुत ही खुश होती है। तो अंज्ञान कहती है तुम अपनी सच्चाई क्यों छुपा रही हो। मियान कहती है मुझे कुछ सच्चाई का पता लगाना है। तुम्हें याद है मेरे फादर के टॉय फैक्ट्री में अचानक आग लग गई थी, पर वो आग लगाई गई थी मेरे फादर की मौत और इनके बिजनेस के बर्बाद होने के पीछे जिसका भी हाथ है, मैं उसे पता लगाना चाहती हूँ। और मुझे इन्वेस्टिगेशन के दौरान पता चला है युनकाई का भी इस केस से कुछ रिलेशन है, इसलिए अब तक मैंने अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं की है। साथ ही मियान बताती है जब वो पानी में गिरी थी तो जाओ ने उसकी जान बचाई थी। वो तो अपने जीने के सारे उम्मीद छोड़ चुकी थी, पर जाओ ने उसे मोटिवेट किया, हमेशा उसका साथ दिया, उसका अच्छे से ख्याल रखा। तो अंज्ञान कहती है तुम जानती हो ना, जाओ युनकाई का राइवल है, वो उसे रिप्लेस करना चाहता है। मियान कहती है दोनों बातें अलग अलग है। मियान तो अंज्ञान को कहती है तुम्हें मेरे लिए लू पे नजर रखनी होगी ताकि मैं पता कर पाऊँ लू और युनकाई मुझसे क्या छुपा रहे हैं, उनका मेरी फादर की मौत और फैक्ट्री में आग लगने से क्या रिश्ता है। इधर नेक्स्ट डे बेचारी ऑफिस आती है, उसे याद आता है कि कल तो वो लू को बीच रास्ते पे छोड़कर चली गई थी और साथ ही उसका फोन भी कार में ही था। पता नहीं बेचारा किस तरह वापस आया होगा। एक लड़की तो अंज्ञान को कहती है बॉस बहुत ही गुस्से में है। यहाँ तो अंज्ञान लू को फोन वापस कर दिया तो उसके सामने एक लिफाफा रख देता है। अंज्ञान को लगता है कि इसका रिजाइन लेटर है, तो वो अपनी गलती के लिए माफी मांगती है और खुद से कहती है उसने जो हरकत की है उसके वजह से तो वो यही डिजर्व करती है। और अब तो अंज्ञान को पता चलता है लिफाफे में तो उसकी सैलरी है, जिससे वो खुश हो जाती है। लू कहता है जब तक तुम अपना काम अच्छे से करती हो मुझे तुमसे कोई प्रॉब्लम नहीं, पर आगे से ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। इधर मियान टोनी के बर्थडे पार्टी के लिए घर आती है। टोनी और युनकाई उसे देखकर बहुत ही खुश होते हैं। युनकाई कुकिंग कर रहा था। मियान को कहता है अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो तुम मुझे बता सकती हो। मियान कहती है नहीं, मैं टोनी के साथ हूँ, तुम अपना काम खत्म कर लो। इधर टोनी कहता है डैड मैं इनको बिल्कुल परेशान नहीं करूँगा, मैं और ये साथ में बहुत ही खेलेंगे और मस्ती करेंगे। ये सुनकर दोनों स्माइल कर रहे होते हैं। और अभी युनकाई कहता है ये मिस्टर टैन है, ये टोनी के नैनी है। फिर मियान थोड़ी हैरान होती है कि मेल नैनी। युनकाई कहता है शक मत करो, इन्होंने बचपन से ही टोनी का बहुत अच्छे से ख्याल रखा है और ये अपना हर काम बहुत अच्छे से करते हैं। इधर युनकाई मियान को कहता है कि अब मैं तुम्हारे लिए खाने में थोड़ा शुगर ऐड कर दूं। फिर मियान कहती है नहीं। और यहाँ पास्ट का एक मोमेंट दिखाया जाता है। मियान और युनकाई कुकिंग कर रहे होते हैं। मियान युनकाई को खाने में थोड़ा शुगर ऐड करने को कहती है क्योंकि उसे इसी तरह खाना खाना अच्छा लगता है। और फिर से कहानी प्रेजेंट में आती है। मियान ने जानबूझकर मना कर दिया होता है क्योंकि वो जानती है युनकाई उस पर शक कर रहा है कि वो मियान है। इधर डोरबेल बजती है और दरवाजे पे सॉन्ग होती है। वो टोनी को बर्थडे विश कर दिया और यहाँ मियान को देखकर वो खुश नहीं थी। अब युनकाई भी बाहर आता है। वो टोनी को कहता है मियान को पूरा घर दिखाने को और सॉन्ग से केक ले लेता है। सारे लोग चले जाते हैं। बेचारे सॉन्ग को बहुत ही बुरा लगता है, कोई उसे अटेंशन नहीं दे रहा। इधर टोनी अपने सारे खिलौने मियान को दिखा रहा होता है। वे सॉन्ग से हाथ लगाती है और खिलौना उसके हाथों से टूट जाता है। और अब तो यहाँ टोनी रोना शुरू कर देता और मियान को कहता है खिलौने मेरी मॉम ने मेरे लिए बनाए थे, डैड हमेशा इसे संभाल के रखते हैं। सॉन्ग टोनी को कहती है मैंने वो जानबूझकर नहीं किया, प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे लिए नए खिलौने ले आऊंगी। अब मियान सॉन्ग को रूम से बाहर जाने को कहती है। सॉन्ग कहती है मैं तुम्हारा ऑर्डर फॉलो क्यों करूं। मियान कहती है क्योंकि तुम मुझसे एज में छोटी हो। उसे रूम से बाहर कर देती है। और अब इधर मियान टोनी को कहती है आप बुरा मत फील करो, ये टॉयज आपके मॉम ने आपके लिए बहुत प्यार से बनाए थे, पर टॉय के टूटने के बाद भी उनका प्यार आपके लिए बिल्कुल सेम है। मियान देखती है ये सारे टॉय डिजाइन्स वही है जिन्हें कि उसने सालों पहले डिजाइन्स किए थे। वह हैरान थी कि युनकाई उसकी इतनी केयर करता था। उसके बनाए डिजाइन्स जो अप्रूव नहीं हुए थे जो मार्केट में आ चुके हैं और सिर्फ युनकाई की वजह से। और अब सॉन्ग भी यहाँ रूम में आ जाती है। टोनी कहता है कैसा रहेगा आप दोनों मेरे साथ हाइड एंड सीक खेले। सॉन्ग को 10 तक गिनने को कहता है और खुद मियान के साथ बाहर छुपने के लिए चला जाता है। इधर युनकाई कपड़े चेंज करने आता है। वो जैसे ही कबट खोलता है इन दोनों को तो देखकर हैरान होता है। मियान कहती है आवाज मत करना, हम दोनों हाइड एंड सीक खेल रहे थे। युनकाई उसकी तरफ हाथ बढ़ाता है और यहाँ ये दोनों काफी क्लोज आ जाते हैं। यहाँ टोनी की भी आंखें खुल जाती है और वो दोबारा सो जाता है। यहाँ देखते हैं मियान टोनी को बहुत ही प्यार से सुला रही होती है।
युनकाई भी ये बात नोटिस कर रहा था। युनकाई कहता है टोनी आज सुबह से ही तुमसे मिलने के लिए बहुत ही एक्साइटेड था, इसलिए ये सुबह ठीक से सोया भी नहीं था और देखो अब उसकी आंखें लग गई। युनकाई कहता है मैं ब्लैंकेट लेकर आता हूँ और म्यान कहती है मैं खुद लेकर आती हूँ। इधर देखते हैं म्यान यहाँ कुछ सबूत ढूंढने आई होती है और वो नोटिस कर लेती है कि यहाँ कैमरा है। युनकाई ने उस पर नजर रखी हुई है, एकदम नॉर्मल सा ही बिहेव कर दिया ताकि युनकाई को उस पर शक ना हो। और अब इधर ये सब खाना खा रहे होते हैं। सॉन्ग तो म्यान से बहुत ही गुस्सा होती है, वो जानबूझकर यहाँ अपना एक्सपेंसिव फोन दिखा रही होती है। तो म्यान कहती है ऐसा फोन तो मेरी ग्रैंड माँ यूज करती थी। ये सुनकर युनकाई स्माइल कर रहा होता है और अब सीन चेंज होता है। सॉन्ग म्यान को कहती है क्या तुम भूल गई हो तुम्हें लाइव स्ट्रीमर रिम को बुलाना था, अगर आज वो लाइव स्ट्रीमिंग के लिए नहीं आई तो मिस्टर टैंक हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करेंगे। म्यान कहती है तुम उसकी फिक्र मत करो। और यहाँ देखते हैं लाइव स्ट्रीमिंग म्यान खुद ही कर रही थी क्योंकि वही लाइव स्ट्रीमर रिम है। ये देखकर तो सारे लोग शॉक थे, इसके पास कितने सारे टैलेंट है। अब यहाँ ऑफिशियली मिस्टर टैंग वर्षन के साथ कोलैबोरेशन के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं। इधर लू युनकाई पे बहुत ही गुस्सा होता है और कहता है कुछ दिनों पहले ही तुमने हेल्सन को HR अपॉइंट किया था और अब तुम मुझसे प्रमोट करके वर्षन की वाइस प्रेसिडेंट बना रहे हो। तुम्हें नहीं लगता तुम उस पर कुछ ज्यादा ही भरोसा कर रहे हो। युनकाई कहता है मैंने उसकी वर्क एबिलिटी देखी है और इसी वजह से मैंने उसका प्रमोशन भी किया है। जहाँ तक भरोसे की बात रही मुझे पूरा यकीन है कि वो मेरे म्यान ही है। उसका टोनी से जो अटैचमेंट था वो सिर्फ म्यान का ही हो सकता है। इधर हेल्सन के प्रमोशन से पूरे ऑफिस में कोई भी खुश नहीं होता, उसके बारे में बुरा बात कर रहे होते। दो दिनों आते ही उसने CEO को प्रेस करके प्रमोशन हासिल कर लिया। युनकाई और म्यान ये दोनों ये बातें सुन लेते हैं और युनकाई म्यान को कहता है प्रमोशन तुम्हारी एबिलिटी की वजह से मिला है, तुम्हें इन सबको इग्नोर करना चाहिए। इधर बैंग मिसेस जिन को समझाने की कोशिश करता है कि वो म्यान के साथ बहुत अच्छे से काम करे। इधर तोंग यान म्यान के कहे अकॉर्डिंग युनकाई के अगेंस्ट सबूत ढूंढ रही होती है ताकि उसे टॉय फैक्ट्री से रिलेटेड कुछ मिल जाए। लो उसे ये सब करते हुए देख लेता है। तोंगयान घबरा जाती है। लू कहता है तुम क्या कर रही थी, लू कहता है तुम क्या कर रही थी। तोंगयान कहती है मैं बस कीबोर्ड को क्लीन कर रही थी। और यहाँ पता चलता है कि लू को OCD है, अगर कोई सामान 1 इंच भी इधर से उधर हो जाए तो उसे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं और उसे पता भी चल जाता है। जहाँ वो सामान को चेक कर रहा होता है तोंगयान कहती है मैं बस क्लीनिंग का काम कर रही थी, कुछ बिल्कुल पहले जैसा है जैसा आपने रखा था। अब लू तोंगयान को अपने साथ खाने पे चलने को कहता है। यहाँ ये दोनों खाना खा रहे होते हैं। तोंगयान बहुत ही नर्वस फील कर रही होती है क्योंकि उसे एहसास हो चुका है कि लू को उस पर शक होने लगा है। यहाँ सारे कोवर्कर्स के साथ ये लोग छुट्टी एंजॉय करने आए होते हैं। म्यान गिरने वाली होती है, युनकाई उसे पकड़ता है। इधर ये लड़की इस बात को नोटिस करती है और मन में कहती है ये दोनों परफेक्ट कपल दिख रहे हैं। युनकाई म्यान का सामान लेकर उसके साथ ही ऊपर आता है। म्यान कहती है क्या तुम दोनों वापस नहीं जाने वाले, मैं अपने रूम में आराम करना चाहती हूँ। पोंग कहता है बस का रूम भी आपके सामने वाला रूम ही है। फिर ये सुनकर तो युनकाई और म्यान दोनों ही हैरान होते हैं। म्यान अपने रूम में चली जाती है। इधर युनकाई पोंग को कहता है तुमने जानबूझकर रूम इस तरह से अरेंज किए हैं। पोंग कहता है बॉस ये मैंने नहीं किया, ये दूसरे स्टाफ ने किया है। वैसे अब आपके पास मौका है, आप दोनों बातें कर सकते हैं और साथ में वक्त भी बिता सकते हैं। इधर टिया म्यान की असिस्टेंट उसे मैसेज करती है अगर उसे फैक्ट्री के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो उसे युनकाई का फोन हासिल करना होगा। म्यान युनकाई को अपने साथ बाहर चलने को कहती है। बहुत ही शार्पली युनकाई की रूम कीज को वो वहीं छोड़ देती है। चुपके से टिया उन कीज को उठा लेती है। इधर ये दोनों बाहर होते हैं। इधर देखते हैं कि कुछ आदमी इन लड़कियों के कपड़ों पे कमेंट्स कर रहे होते हैं और वो लड़कियां भी उन्हें कोई जवाब नहीं दे रही थी। ये बात म्यान से बर्दाश्त नहीं होती। वो पानी का ग्लास इनके मुंह पर मारती है, कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई लड़कियों के कपड़ों पे कमेंट्स करने की, तुमने कभी खुद की शक्ल देखी है, गुंडे लगते हो। युनकाई को म्यान के साथ देखकर ये लोग ज्यादा कुछ नहीं कहते हैं हम तो मजाक कर रहे थे। तो म्यान भी कहती है मैंने भी तुम लोगों के साथ मजाक ही किया, तुम्हें मजाक पसंद आया। म्यान इन लड़कियों को कहती है तुम लोगों को उसे जवाब देना चाहिए था, तुम लोग गलत नहीं थे। ये तीनों लड़कियां म्यान को थैंक्स करके वहाँ से चली जाती हैं। युनकाई म्यान को कहता है तुम तो बहुत ही बोल्ड हो। म्यान कहती है क्या तुम्हें मैं पसंद नहीं आई, तुम क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे। युनकाई कहता है नहीं तुमने बिल्कुल सही किया। अब ये दोनों घूमने आते हैं, यहाँ झूले की सवारी कर रहे होते हैं। तभी एहसास होता है इन दोनों को कि ये ऊपर ही अटक चुके हैं। युनकाई कहता है कुछ देर में हम नीचे पहुँच जाएंगे। म्यान को यहाँ ठंड लग रही होती है।
युनकाय उसे कोड देता है। म्यान दिखती है फोन का सिग्नल भी नहीं होता, किसी से कांटेक्ट भी नहीं कर सकते। यहाँ म्यान की आंखें लग रही होती है। युनकाय कहता है तुम सोना मत वरना तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। म्यान कहती है तुम भी मत सोना। युनकाय म्यान को कहता है तुमने बर्थडे पार्टी में मेरी फैमिली फोटो देखी होगी, पर उस फोटो में तुम नहीं थी, वो मेरी वाइफ थी। 6 सालों पहले पानी में डूबने की वजह से उसकी मौत हो गई। जब मैंने तुम्हें दोबारा देखा मुझे लगा कि तुम मेरी वाइफ हो और टोनी भी तुम्हें अपनी मॉम समझ रहा था। म्यान कहती है इसीलिए तुम और टोनी इतना अजीब बिहेव कर रहे थे मुझे देखकर। युनकाय म्यान को कहता है जब मैंने तुम्हें देखा मुझे लगा कि मेरी म्यान मेरे पास वापस आ चुकी है। वो उसकी क्लोज जाने लगता है। म्यान कहती है तुम मुझे गलत समझ रहे हो, मैं हेल्सिन हूँ ना कि तुम्हारी वाइफ म्यान। और कर ही रहे होता है और इस तरह बहुत देर हो जाती है। यहाँ म्यान की तबीयत खराब होने लग जाती है तो अब युनकाय दरवाजा तोड़ने की हर कोशिश करता है। उसके हाथों में बहुत चोट भी लग जाती है। आखिरकार वो दरवाजा खोल लेता है, म्यान को हॉस्पिटल लेकर आता है। यहीं जाओ भी अपनी गर्लफ्रेंड को हॉस्पिटल लेकर आया होता है। जाओ की गर्लफ्रेंड उसे युनकाय की तरफ इशारा करके कहती है देखो वो आदमी अपनी गर्लफ्रेंड को कितने अच्छे से ट्रीट कर रहा है और एक तुम हो। अब यहाँ जाओ पूरी तरह से युनकाय की नकल करने लगता है। युनकाय जैसा करता है वो भी बिल्कुल उसी तरह कर रहा होता है। युनकाय तो उस पर ध्यान भी नहीं देता। इधर नर्स युनकाय को बता दिया घबराने वाली कोई बात नहीं है, म्यान बिल्कुल ठीक है, ये बस बेहोश हो गई है, तो बस थोड़ा मेडिसिन की जरूरत है और ग्लूकोज की। युनकाय कहता है हम बारिश में भी भीग गए थे, प्लीज म्यान का फुल बॉडी चेकअप कर दे। इधर युनकाय मेडिकल रिपोर्ट देखकर बहुत ही खुश होता है कि हेल्सिन की मेडिकल रिपोर्ट बिल्कुल उसी तरह है जैसा कि म्यान का था, यहाँ तक कि ब्लड ग्रुप भी। अभी यहाँ लूफी आ जाता है, कहता है तुम हॉस्पिटल में क्या कर रहे हो और मुझे क्यों बुलाया। युनकाय उसे सारी बात बताता है और मेडिकल रिपोर्ट के बारे में भी। कहता है मैं पूरी तरह से कंफर्म हूँ कि हेल्सिन ही म्यान है। यहाँ लुई युनकाय को कहता है अगर वो तुम्हारी म्यान ही है तो वो तुमसे अपना सच क्यों छुपा रही है, खुद अपने बेटे और तुमसे दूर क्यों है। युनकाय कहता है मैं अभी ये वजह तो नहीं जानता हूँ, इसका भी पता लगा लूंगा। इधर तंग्यान स्माइल कर रही होती है तो लू कहता है आज क्या हुआ है तुम्हें, तुम कुछ अलग लग रही हो, वैसे स्माइल करते हुए तुम अच्छी दिख रही हो, तो स्माइल करती रहना और हाँ मेरे पौधों के लिए फर्टिलाइजर मंगवा देना। इधर म्यान हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाती है। हाँ वो युनकाय को पूछती है मुझे हॉस्पिटल कैसे लेकर आए और यहाँ कुछ देर पहले का वक्त दिखाया जाता है। युनकाय ने बड़ी मुश्किल से म्यान को शिकस्त से निकाला होता है। अभी दोनों कार में बैठे होते हैं। म्यान कहती है मैं अपने मेडिसिन स्पॉट में ही भूल गई। युनकाय कहता है तुम यही रहो मैं लेकर आता हूँ। म्यान देखती है उसकी मेडिकल रिपोर्ट क्योंकि पहले ही युनकाय पढ़ चुका है और वो समझ चुकी है कि युनकाय पूरी तरह से कंफर्म है कि वही म्यान है। और यहाँ टिया भी उसे मैसेज कर दिया युनकाय तुम्हारी आइडेंटिटी जानने के लिए तुम्हारा ब्लड सैंपल लेने की कोशिश करेगा। यहाँ म्यान टिया को कह दिया मैं युनकाय को जानबूझकर अपना नकली ब्लड सैंपल दूंगी जिससे कि वो कंफर्म हो जाएगा कि मैं उसकी वाइफ नहीं हूँ। नेक्स्ट डे वो बिल्कुल वैसा ही करती है। फाइल देने के बहाने उसके हाथों में यहाँ चोट लग जाती है, इसलिए युनकाय को उसका ब्लड सैंपल मिल जाता है। इधर देखते हैं सॉन्ग म्यान को जानबूझकर भड़का रही होती है, उसे प्रवोक कर रही होती है खुद से लड़ने के लिए और अब म्यान को भी गुस्सा आ जाता है। पर तभी यहाँ पे युनकाय आता है और वो म्यान को रोक लेता है। पर वो जिस तरह से म्यान को रोकता है सब वो देखकर हैरान थे और यहाँ म्यान अपने मन में ही कहती है हमेशा से मुझे इसी तरह प्रोटेक्ट करता आया है, ऐसे लगता है मैं खुद लड़ नहीं सकती। इधर म्यान की मुलाकात एक लड़की से होती है, इसका नाम चैंगशन होता है। म्यान को बहुत ही गौर से देख रही होती है। दरअसल म्यान इसी के साथ एक ही कंपनी में टॉय डिजाइनर थी, दोनों अच्छे दोस्त भी थे। चैंगशन तो उसे देखकर हैरान थी पर यहाँ म्यान उसे कहती है कि मैं हेल्सिन हूँ। सुनकर चैंगशन हैरान होती है। इधर युनकाय म्यान की लाइव स्ट्रीमिंग देखते हुए ड्राइंग कर रहा होता है। इधर तंग्यान म्यान से मिलने उसके घर आती है, कहती है आज मैं यहीं रुकने वाली हूँ तुम्हारे साथ। और तभी यहाँ पर युनकाय बहुत ही ड्रंक हालत में पहुँचता है। उसे देखकर तंग्यान छुप जाती है। युनकाय म्यान को उसके नाम से बुलाता है और उसके ऊपर ही गिर जाता है। वो म्यान को कहता है वेडिंग डे पर ना आकर मैंने बहुत बड़ी गलती की है पर मेरा यकीन करो उसके लिए मैं आज भी गिल्टी फील करता हूँ। मैं जानता हूँ तो मुझसे गुस्सा हो पर हमारे बच्चे की इसमें कोई गलती नहीं है, प्लीज हमारे पास वापस लौट आओ। युनकाय की इन बातों से तो वो हैरान होती है। अब म्यान समझ जाती है युनकाय पूरी तरह से कंफर्म हो चुका है कि वही रियल म्यान है। पर ये कैसे हुआ, ने तो फेक ब्लड सैंपल दिया था। युनकाय म्यान को कहता है अगर तुम मुझसे गुस्सा हो तो तुम मुझे मार भी सकती हो, प्लीज घर वापस आ जाओ। इधर तंग्यान म्यान को कह दिया ये तो बच्चों की तरह बातें कर रहा है पर इसका प्यार तुम्हारे लिए बिल्कुल सच्चा है।
युनकाई म्यान को कहता है, मैंने बहुत मुश्किल से अकेले ही टोनी को पाला है। नहीं जानती हो मैं तुम्हें कितना मिस करता हूँ और टोनी को भी संभालना बहुत मुश्किल है। अभी तुम्हें बहुत याद करता है, प्लीज घर वापस आ जाओ। यहाँ युनकाई म्यान को कोई काम नहीं करने दे रहा होता है तो उसे छोड़ ही नहीं रहा था। अब म्यान बहुत परेशान हो जाती है, उसे घर से बाहर निकाल देती है। और यहाँ कुछ देर पहले का वक्त दिखाया जाता है। युनकाई जब म्यान को घर छोड़ने आया था उसने उसके बालों का सैंपल ले लिया था और डीएनए रिपोर्ट के जरिए उसे पता चल गया म्यान ही टोनी की मॉम है, उसकी रियल वाली वाइफ। इधर म्यान बाहर आकर देखती है गाय वहीं होता है। गाय उसके हाथों में एक रिंग डालता है, उसे दोबारा शादी करने को कहता है। यहाँ पास्ट का मोमेंट दिखाया जाता है। इसी तरह युनकाई ने फर्स्ट म्यान को शादी के लिए प्रपोज किया था। म्यान को उस पर दया आती है, उसे घर ले आती है, उसे फ्रेश कर दिया और आराम करने को कहती है। युनकाई तो उसी के रूम में चला आता है तो म्यान उसे बाहर जाने को कहती है और अचानक से उसके ऊपर ही गिर जाती है। तब यहाँ टिया जाती है, कहती है मुझे तो लगा बॉस आप परेशान होंगी, पर यहाँ तो अलग ही सीन है। म्यान कहती है मुझे परेशान मत करो। और अब यहाँ म्यान लू को कॉल करती है। लू युनकाई को वहाँ से ले जाता है तो वही युनकाई क्या की खुलती है, कहता है मैं तुम्हारे घर पे क्या कर रहा हूँ। तो कहता है ये तो मुझे भी नहीं पता, बताओ कल रात तुम क्या कर रहे थे। अब युनकाई कहता है हलसिन रियल वाले म्यान है, मैंने उसके डीएनए रिपोर्ट्स देखी हैं। तो कहता है अब जबकि तुम कंफर्म हो चुके हो तो तुम्हारी वाइफ ही है, तो ये बताओ वो तुमसे छुप क्यों रही है। युनकाई कहता है मैं पूरी बात तो नहीं जानता, इतना जानता हूँ कि वो मुझसे बहुत ही गुस्सा है और वो किसी चीज का पता लगाने की कोशिश कर रही है, इसी वजह से अपने रियल आइडेंटिटी को छुपा के रखा है और अब मुझे बस उसी का पता लगाना है। इधर म्यान नेक्स्ट डे ऑफिस में अपना काम कर रही होती है। उसे पता चलता है कि युनकाई 2 दिन से ऑफिस नहीं आया है। इधर युनकाई तो यही सोचकर बहुत खुश है कि हलसिन ही म्यान है और वो जिंदा है। इधर दिखते है युनकाई टोनी को बहुत ही डांट रहा था कि वो स्कूल से बिना परमिशन के बाहर चला गया था। टोनी कहता है वो अपने मॉम को बहुत ही मिस करता है, उसके लिए फ्लावर्स आए थे एक शॉप से जो कि उसके मॉम ने भेजे थे, इसलिए वो अपने मॉम को ढूंढने चला गया। पर ये बात सुनकर तो युनकाई हैरान होता है और वो ये बात कंफर्म करने के लिए इस शॉप पे जाता है क्योंकि उसे लगता है कि म्यान वो फ्लावर्स टोनी के लिए भेज रही थी। वो उस शॉप पे म्यान का इंतजार कर रहा होता है पर म्यान वहाँ नहीं आती है। इधर म्यान पोंग से पूछती है कि युनकाई ऑफिस क्यों नहीं आ रहा, तो पोंग कहता है शायद वो बिजी हो, आप नहीं जानती उनकी एक गर्लफ्रेंड है जिनसे वो बहुत ही प्यार करते हैं। आई एम सॉरी, है नहीं बल्कि थी। जब भी अपनी गर्लफ्रेंड को बहुत ज्यादा याद करने लगते हैं तो कई दिनों तक वो काम पे नहीं आते, वो घर पे ही टाइम बिताते हैं। इधर तोंगयान म्यान के लिए थोड़ी परेशान होती है। लू कहता है तुम्हें क्या हुआ है, तुम्हारा चेहरा उतरा हुआ क्यों है और तुम्हारा ध्यान भी काम पे नहीं है। तोंगयान कहती है नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ। यहाँ उसके लिए बहुत सारे फ्लावर्स आते हैं, देखकर तो लू हैरान होता है क्योंकि उसे अब तक यही लगता था तोंगयान उसे पसंद कर दिया और अब उसे लगता है कि तोंगयान किसी और को डेट कर रही है। तो यहाँ वो तोंगयान को डायरेक्टली कहता है तुम जिसे भी डेट कर रही हो वो मुझसे ज्यादा रिच नहीं होगा। तोंगयान कहती है ये आप कैसे बातें कर रहे हैं, और मैं किसी को डेट करूँ या ना करूँ ये तो मेरा पर्सनल मैटर है। और अब बेचारे के पास कोई भी जवाब नहीं होता। इधर म्यान जाओ से मिलने आती है। जाओ कहता है तुम ठीक तो हो ना, नहीं तुम भूल तो नहीं गई कि तुम यहाँ बदला लेने आई थी अपने फादर की मौत का। तुम्हारे साथ उस युनकाई ने कितना गलत किया है, इसके बावजूद भी मैं देख रहा हूँ तुम उसके करीब जाती जा रही हो। ये ऑब्वियस सी बात है कि तुम युनकाई और टोनी से दूर तो नहीं रह सकती हो। हमारे बदले का क्या, भूल गई युनकाई ने तुम्हारे साथ कितना गलत किया। म्यान कहती है मैं जानती हूँ कि तुमने मेरी जान बचाई है और तुम्हारा मुझ पे एहसान भी है, तुमने मेरा बहुत ख्याल भी रखा है। इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझे हर पर्सनल मैटर पे इंटरफेयर करो। ये मेरा डिसीजन होगा कि मैं युनकाई के पास वापस जाऊंगी या नहीं। वैसे भी अब तक मुझे ऐसा कोई सबूत नहीं मिला जिससे प्रूव हो मेरे फादर की मौत और फैक्ट्री की बर्बादी में युनकाई का हाथ है। इधर नेक्स्ट डे युनकाई बस म्यान को काम करता हुआ देख रहा होता है। इधर एक बार फिर चैंगसन की मुलाकात म्यान से होती है और यहाँ कुछ देर पहले का वक्त दिखाया जाता है। युनकाई और लू म्यान के आइडेंटिटी के बारे में बात कर रहे थे कि हलसिन ही म्यान है और ये बातें चैंगसन सुन लेती है और फिर से कहानी प्रेजेंट में आती है। शान उस मोमेंट को याद कर रही थी जब वो और म्यान एक साथ थे, दोनों बहुत ही क्लोज फ्रेंड थे, दोनों साथ ही काम करते थे, दोनों ने एक साथ ही अपने टॉय डिजाइनिंग करियर की शुरुआत की थी और हमेशा साथ में ही काम करने का प्रॉमिस भी किया था। म्यान के जिंदा होने वाली बात से तो वो खुश है, म्यान उसे अपनी सच्चाई नहीं बता रही, इससे वो बहुत ही उदास है।
इधर युनकाई म्यान को टोनी की एक वीडियो दिखाता है। टोनी म्यान को रिक्वेस्ट कर रहा है कल उसके स्कूल वो आए। म्यान कहते हैं स्कूल में तो पेरेंट्स चाहते हैं, तो मुझे जाने को क्यों कह रहे हो। युनकाई कहता है कि मुझे कल एक मीटिंग पे जाना है, मैं चाहता हूँ कि तुम टोनी के साथ जाओ। म्यान कहती है ठीक है मैं चली जाऊंगी। नेक्स्ट डे वो टोनी के साथ उसके स्कूल आती है और यहाँ युनकाई भी होता है। कहती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। युनकाई कहता है मेरी मीटिंग कैंसिल हो गई इसलिए मैं भी यहाँ आ गया। दरअसल युनकाई ने ये जानबूझकर किया था। म्यान इस बात को समझ जाती है पर हिल्स पहने होने की वजह से उसे चलने में तकलीफ हो रही थी। वो गिरने वाली होती है और युनकाई उसे पकड़कर उसे बचा लेता है, पर ये सब उसकी इमेजिनेशन होती है। म्यान कहती है क्या तुम मेरे गिरने का इंतजार कर रहे हो ताकि तुम मुझे पकड़ पाओ, ये कोई ड्रामा थोड़ी ना चल रहा है। यहाँ ये दोनों साथ में वक्त बिताते हैं। म्यान उसके चेहरे पे फूंक मारती है, दोनों काफी करीब होते हैं। युनकाई उसे देख रहा होता है। म्यान कहती है तुम्हारे चेहरे पे कुछ था। युनकाई कहता है मैं बस इसी तरह तुम्हें देखना चाहता हूँ। और इधर म्यान को पता चलता है कि उसने जो न्यू प्रपोजल दिया था वो अब तक सबमिट नहीं हुआ। तो वो इसके वजह पूछती है। युनकाई कहता है क्योंकि तुम्हारा ये प्रपोजल टैंग्रिप के सीईओ मिस लियान ने पहले ही सबमिट कर दिया है। और हैरानी की बात तो ये है तुम्हारा और उनका प्रोजेक्ट बिल्कुल सेम है और बिजनेस आइडिया भी। अगर अब हम इस प्रपोजल को सबमिट करते हैं तो वो अब हम पे कॉपीराइट का मुकदमा भी डाल सकती है। म्यान पूरी तरह से हैरान होती है क्योंकि मिस लियान उसके बिजनेस आइडिया को चुराया है। इधर लू तोंगयान के साथ एक साइट देखने आया होता है। वो तोंगयान को कहता है अपना सबसे ज्यादा टाइम तुम्हारे साथ ही स्पेंड करता हूँ। और यहाँ तोंगयान को थोड़ा अजीब लग रहा होता है कि लू का बिहेवियर उसके लिए चेंज होता जा रहा है। यहाँ सड़क पर एक लेडी अपने बेटे को बहुत ही डांट रही होती है। वो किसी काम के लायक नहीं है, वो बहुत ही चिल्ला रही होती है। पर ये सब देखकर यहाँ लू को काफी परेशानी हो रही होती है। वो तोंगयान का हाथ पकड़ लेता है। तोंगयान जब ये देखती है कि लू को परेशानी हो रही है तो वो उस लेडी को उस बच्चे को डांटने से रोकती है। वो लेडी कहती है मैं अपने बेटे को डांट सकती हूँ, तुम कौन होती है मुझे रोकने वाली। तोंगयान कहती है तुम इस तरह एक बच्चे को ह्यूमिलेट नहीं कर सकती, मैं तुम पे केस भी कर सकती हूँ। और अब तोंगयान बड़े प्यार से उन दोनों माँ बेटे को समझाती है और वो दोनों अब चले जाते हैं। तोंगयान लू को कहती है क्या तुम ठीक हो। लू कहता है क्या तुम उस बच्चे को बचाने के लिए सच में पुलिस को बुलाती। तोंगयान कहती है नहीं, उसकी जरूरत ही नहीं थी। उस बच्चे को समझने की जरूरत है जब उसकी गलती नहीं है इसके बावजूद अगर उसकी मॉम उसे डांट रही है, उसे पीट रही है तो वो अपनी माँ को रोके उनके गलत बिहेवियर के लिए, ना कि अपनी माँ की ह्यूमिलेशन को वो बर्दाश्त करे। तोंगयान कहती है पर आप इतने परेशान क्यों दिख रहे हैं, इस बारे में ज्यादा क्यों सोच रहे हैं। तो अब यहाँ लू बताता है बचपन में इसी तरह उसकी मॉम उसे बिना गलती के उसे बहुत पीटती थी, उसे कहती थी कि वो किसी लायक नहीं है। लू का चाइल्डहुड बहुत ही ट्रेजिक रहा है कि मॉम उसे बिना गलती के बहुत पीटती थी, पर वो ये बातें तोंगयान को नहीं बताता और वहाँ से चला जाता है। तोंगयान कहती है इतना अजीब क्यों है। इधर म्यान मिस लियान से मिलती है। मिस लियान यहाँ म्यान को ऑफर करती है उसके कंपनी को ज्वाइन करने के लिए और उसे अपना एग्रीमेंट भी देती है, पर म्यान कहती है वो ऐसा नहीं करना चाहती। मिस लियान कहती है मैं तुम्हें वर्षन से ज्यादा अच्छी सैलरी दूंगी, तुम एक बार इस बारे में सोच लो। और वो कॉन्ट्रैक्ट पेपर वहीं छोड़कर चली जाती है। फिर बाहर से युनकाई उनकी बातें सुन रहा होता है। युनकाई म्यान के पास जाने लगता है पर तभी यहाँ पर जाओ म्यान से मिलने पहुँच जाता है। कहता है तो तुमने किसका प्रपोजल एक्सेप्ट किया है, तुम बुशिन को छोड़कर स्लैंड की कंपनी ज्वाइन करने वाली हो। म्यान स्माइल कर रही होती है। इधर युनकाई अपने पास्ट के मोमेंट्स को याद कर रहा होता है। दिखाया जाता है जब ये दोनों कॉलेज में थे, जब भी कोई लड़का म्यान के पास जाने की कोशिश करता तो ये युनकाई को बिल्कुल पसंद नहीं आता, यहाँ तक कि वो दूसरे की दी हुई ड्रिंक्स भी म्यान को नहीं पीने देता था। और अब यहाँ जाओ की नजर भी युनकाई पे पड़ती है। वो म्यान को बाय करके चला जाता है। वह इधर युनकाई म्यान के पास आता है। कहता है तुम और जाओ बहुत ही क्लोज फ्रेंड दिख रहे हो। म्यान कहती है क्या तुम मुझसे ये पूछने आए हो। युनकाई कहता है नहीं, मैं बस तुम्हें ये कहना चाहता हूँ अगर तुम मिस लियान को ज्वाइन करना चाहती हो तो ये तुम्हारा डिसीजन होगा, मैं तुम्हें रोकने की कोशिश नहीं करूँगा, पर मैं दिल से चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ ही काम करो। म्यान कॉन्ट्रैक्ट पेपर वहीं उसके पास थमाकर चली जाती है। इधर म्यान टिया के साथ बीच पे होती है। वे कुछ बच्चे उसके पास आते हैं। बच्चे ठीक से बोल नहीं पाते और ना ही सुन पाते हैं। उनके लिए डोनेशन जमा किया जा रहा होता है। म्यान भी उन्हें ज्वाइन करती है और उनके साथ कुछ वक्त बिताती है। और तभी यहाँ युनकाई भी पहुंच जाता है। बहुत ठंड होती है तो वो म्यान को अपनी कोट दे रहा होता है। फिर म्यान जिस तरह से देख रही होती है कहता है ठीक है मैं खुद ही पहन लेता हूँ। वैसे तुमने झूठ कहा था कि तुम्हें बच्चे पसंद नहीं है। म्यान कहती है क्या तुम हमेशा तरह के चैरिटी प्रोग्राम्स चलाते हो। युनकाई कहता है हाँ, मुझे उन बच्चों से बहुत ही लगाव है क्योंकि मेरा खुद का भी एक बच्चा है।
और अब ये दोनों अपने क्लाइंट से मिलते हैं। उनका उनसे बात करने चला जाता है। फिर सॉन्ग म्यान के पास आती है। म्यान को कहती है तुम्हारा चेहरा बस उनका की एक्स गर्लफ्रेंड की तरह है, का तो एडवांटेज उठा रही हो, तुम्हें कोई टैलेंट नहीं है, इसके बावजूद भी तुम कंपनी में प्रमोशन पा रही हो। पता है सारी कंपनी तुम्हारे बारे में क्या बातें कर रही है। तो म्यान को बहुत ही गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रही थी। म्यान को भी गुस्सा आ जाता है। यहाँ युनकाई आगे उसे रोकता है। युनकाई को कहती है ये लड़की मुझे डांट रही है। युनकाई म्यान की साइड लेता है। तो कहती है ये हेल्सिन है ना कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड म्यान, इसके तुम हमेशा साइड ले रहे हो। युनकाई कहता है ये दोनों बातें अलग हैं। सॉन्ग कहती है मैं बचपन से ही तुम्हारे साथ हूँ, सब लोग जानते हैं कि एक दिन हम कपल बन ही जाएंगे। यहाँ तक कि म्यान के मौत के बाद भी तुमने कभी मेरी तरफ नहीं देखा। क्या मेरा तुम्हारे लिए कोई अहमियत नहीं? युनकाई कहता है नहीं, तुम मेरे लाइफ में कोई मैटर नहीं करती हो। इससे सॉन्ग को बहुत ही बुरा लगता है। म्यान युनकाई को कहती है तुमने उसे बहुत ही हार्शली ट्रीट किया। इधर बेचारी सॉन्ग रो रही होती है। युनकाई के बिहेवियर से उसे बहुत ही हर्ट हुआ होता है। इधर ये दोनों कार में बैठे होते हैं। कुछ रिपोर्टर्स इन्हें रोक लेते हैं। इनसे वोशन के न्यू प्रोजेक्ट के बारे में सवाल किया जा रहा होता है जो कि सबमिट नहीं हुआ है। इस पर म्यान आंसर करती है वोशन जल्द ही अपना न्यू प्रोजेक्ट लॉन्च करने वाला है। इधर म्यान युनकाई को कहती है क्या जो बहुत ही थक गई है। कुछ देर में उसकी आंखें भी लग जाती है, गिरने वाली होती है तो युनकाई उसका सर अपने कंधे पे रख देता है। इधर नेक्स्ट डे युनकाई म्यान को कहता है तुम बहुत ज्यादा काम कर रही हो, हम साथ में खाना खाते हैं। म्यान उससे मना कर देती है। भैया उसकी मुलाकात चैंगशन से होती है। चैंगशन म्यान को कहती है तुम कब तक हेल्शन बनकर मुझे बेवकूफ बनाती रहोगी, मैं जानती हूँ कि तुम म्यान हो। से तो म्यान हैरान होती है। चैंगशन कहती है तुम झूठी हो और धोखेबाज भी, तुमने मुझे प्रॉमिस किया था साथ में टॉय डिजाइनर बने थे, साथ में अपनी कंपनी शुरू करने वाले थे, फिर तुम अब युनकाई के साथ काम कर रही हो, तुम बहुत ही बुरी हो, तुमने मुझे चीट किया है और सिर्फ इस युनकाई की वजह से मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। मैं 6 सालों तक बस तुम्हें याद करती रही पर तुम्हें मेरी कोई फिक्र नहीं थी। म्यान उसे समझाने की कोशिश करती है। चैंगसन उसे बहुत बुरा भला कहकर वहाँ से चली जाती है। यहाँ म्यान को बहुत ही तकलीफ हो रही थी। उसने 6 सालों पहले ही टॉय डिजाइनिंग इस वजह से छोड़ दी थी कि उसके हाथों में बहुत बड़ी इंजरी आ गई थी। डिजाइनिंग का काम कभी नहीं कर पाती। गाय कहता है तुमने कुछ गलत नहीं किया, मैं ये बात चैंगसन को बता देनी चाहिए थी। फिर म्यान कहती है तुम जानते हो अगर उसे मेरे हाथों की इंजरी के बारे में पता चला उसे इससे भी ज्यादा दुख होगा। और अब यहाँ हेल्सिन ने म्यान होने का सच एक्सेप्ट कर ही लेती है युनकाई के सामने। युनकाई कहता है तुमने सुबह से कुछ खाया नहीं है, पहले हम खाना खाने चलते हैं। युनकाई म्यान को ऑर्डर करने को कहता है। यहाँ शॉप ओनर इन दोनों को पहचान जाता है। कहता है क्या तुम दोनों ने शादी कर ली? दोनों पहले यहाँ बहुत आते थे पर अब क्यों नहीं आते हो? अब पास्ट का सीन दिखाया जाता है। म्यान और युनकाई इस रेस्टोरेंट में अक्सर खाना खाने के लिए आते थे। युनकाई यहाँ बस म्यान को देख रहा होता है। ये दोनों कुछ भी बात नहीं कर रहे होते। तभी अचानक से लाइट चली जाती है। युनकाई म्यान को कहता है तुमने अपना सच मुझसे छुपा कर क्यों रखा? तुम 6 सालों तक कहाँ थी? मेरे पास वापस क्यों नहीं लौटी? अगर तुम मुझसे गुस्सा थी तो तुम टोनी के लिए भी क्यों नहीं वापस आई? तुम्हें पता है इन 6 सालों में मैंने कितना कुछ झेला है। मैं हर वक्त याद करता रहा। मैंने टोनी को अकेले संभाला है। मैं पता है उसे समझाना कितना मुश्किल था। उसकी मॉम उसके पास नहीं है। तब म्यान कहते हैं तुम क्या चाहते थे? तुमने शादी के बीच मुझे छोड़ दिया, तुम शादी के लिए नहीं आए। मैं तुम पे सबसे ज्यादा भरोसा करती थी, तुमने मेरे भरोसे को तोड़ दिया। मैं उस दिन पूरी तरह से टूट गई थी जब मैं पानी में डूब रही थी। अब मुझे बस यही लग रहा था कि तुम मुझे बचाने आओगे पर तुम नहीं आए। मैं बहुत ही मुश्किल से बच पाई। इस वक्त मैं तुम्हें अपने सामने देखना चाहती थी पर तुम मेरे साथ नहीं थे और तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे पास आ जाती। तो ये भी नहीं जानते कि उन 6 सालों में मेरे साथ क्या क्या हुआ। तो अब युनकाई कहता है मैंने तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया और मैं शादी के दिन आ रहा था। मेरे पेरेंट्स ने मुझे घर पे लॉक कर दिया। म्यान कहती है झूठ मत बोलो, मुझे सॉन्ग ने सब कुछ बताया। मुझसे शादी नहीं करना चाहते थे, हमने बस अपनी फैमिली पे अपना गुस्सा निकालने के लिए मुझसे शादी का फैसला किया था। युनकाई कहता है ये सब झूठ है, मैं तुमसे बहुत ही प्यार करता था। बड़ी मुश्किल से उस दिन घर से निकलने वाला था पर मॉम की तबीयत बहुत खराब हो गई थी, मुझे उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ा। और जब मैं तुमसे मिलने पहुँचा मुझे पता चला कि तुम्हारी पानी में डूबने से मौत हो गई है पर मैंने उस पर कभी यकीन नहीं किया। तुम्हें ढूंढने की बहुत कोशिश की पर तुम मुझे नहीं मिली। म्यान कहती है तुम झूठ कह रहे हो। युनकाई कहता है प्लीज मेरा यकीन करो, जानता हूँ तुम मुझसे गुस्सा हो, प्लीज मेरे पास वापस लौट आओ। मैं और टोनी हर पल तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। तो म्यान का हाथ पकड़ता है पर तभी यहाँ लाइट आ जाती है। म्यान कहती है अब हम इस बारे में बात नहीं करेंगे और वो वहाँ से चली जाती है। इधर शॉप ओनर कहता है हमारी वाइफ तुमसे गुस्सा है क्या? दोनों के भी झगड़ा हुआ है। युनकाई कहता है बहुत बड़ा झगड़ा, इन सबका जिम्मेदार मैं ही हूँ।
इधर म्यान को नींद नहीं आ रही होती है। उसने युनकाई को तो कह दिया कि वो झूठ कह रहा है, पर वो दिल से जानती है कि युनकाई सब कुछ सच कह रहा था और उन दोनों के बीच बहुत सारी गलतफहमियां हुई हैं। इधर सांग ने कुछ आदमियों को भेजा होता है ताकि वो म्यान को डरा सके, और म्यान उसे छुपा हुआ देख लेती है। सांग डर कर वहाँ से चली जाती है। इधर युनकाई भी म्यान के पास आता है, कहता है क्या तुम ठीक हो, और उससे हग कर लेता है। म्यान कहती है मैं ठीक हूँ। युनकाई कहता है मैं डर गया, कहीं तुम मुझे दोबारा छोड़कर ना चली जाओ। इधर म्यान सारी बातें तोंग्यान को बताती है। तोंग्यान म्यान को कहती है युनकाई सच कह रहा है, तुम्हें उसे माफ कर देना चाहिए। टोनी को तुम किस बात की सजा दे रही हो? तो छोटा बच्चा है जो अपने मॉम को अपने पास वापस चाहता है। इधर उनकी ये बातें लू सुन लेता है। लू यहाँ तोंग्यान को कहता है तुम और हेल्सन बहुत अच्छे दोस्त हो। यहाँ वो तोंग्यान से गुस्सा होता है कि अगर वो जानती थी कि हेल्सन ही म्यान है, उसने ये बात उससे क्यों छुपाई। तोंग्यान भी नोटिस करती है कि लू उससे गुस्सा है। इधर म्यान के बिजनेस टाइकून से मिलती है। यहाँ सॉन्ग भी होती है। दरअसल ये सॉन्ग के ग्रैंडफादर है और ये सॉन्ग को जैसे ट्रीट नहीं कर रहे होते हैं। इधर सॉन्ग दिखती है म्यान और युनकाई बात कर रहे होते हैं। उनकी बातों से उसे पता चल जाता है कि हेल्सन ही म्यान है और हेल्सन की म्यान होने वाली बात पता चल जाती है। यहाँ एक दिन पहले का सीन दिखाया जाता है। सॉन्ग ने युनकाई को वीडियो कॉल किया था, परसों उसका बर्थडे होता है। वो युनकाई को ये बात बताती है तो युनकाई उसे वक्त बर्थडे विश कर देता है। सॉन्ग कहती है कल रात तुमने मुझसे बहुत ही रूडली बात की थी, तो मैं इसके लिए माफ कर दूंगी, पर तुम्हें मेरे लिए बर्थडे गिफ्ट लेकर आना होगा। युनकाई कहता है मैं बहुत ही बिजी हूँ और कॉल कट कर देता है। फिर से कहानी प्रेजेंट में आती है। सॉन्ग को एहसास हो चुका है कि युनकाई उससे कभी भी प्यार नहीं करेगा। बेचारे का दिल टूट जाता है। इधर टिया मिस लियान को बताती है कि हेल्सन उसकी कंपनी को ज्वाइन नहीं करेगी। लियान कहती है मुझे लगता है हेल्सन ने यह फैसला बहुत ही जल्दबाजी में किया है। तुम उसे कहना कि मेरी कंपनी हमेशा उसके लिए खुली है, तब भी वो चाहे हमें ज्वाइन कर सकती है। इधर लू कहता है अब तक तोंग्यान ऑफिस क्यों नहीं आई। तो लड़की बताती है आप नहीं जानते, तोंग्यान शायद डेट पे जा रही है। अब ये सुनकर तो वो भी तोंग्यान के पीछे उसे फॉलो करने लगता है, पर तोंग्यान ये बात नोटिस कर लेती है। लू को कहती है आप यहाँ क्या कर रहे हैं। लू कहता है मैं बस यहाँ से गुजर रहा था। तोंग्यान कहती है मजाक बंद कीजिए, अब बताएं आप यहाँ क्या कर रहे थे, क्या आप मुझे फॉलो कर रहे हैं। और तभी यहाँ लू कहता है मुझे पता चला है कि तुम डेट पे जा रही हो। तोंग्यान कहती है क्या बकवास है। तभी यहाँ वो छोटा बच्चा आ जाता है जैसे कि लास्ट टाइम तोंग्यान ने जाया था। तोंग्यान लू को कहती है मैं बस इसकी मदद करना चाहती थी, इसलिए मैं इसके घर इसके मॉम को समझाने गई थी। अब यहाँ ये तीनों साथ में खाना खाते हैं। तोंग्यान लू को कहती है क्या आप मुझे कुछ कहना चाहते हैं। तो अब यहाँ लू तोंग्यान को बताता है कैसे बचपन से ही उसके मॉम से टॉर्चर करती आ रही है। बिना गलती के उसके मॉम उसे हमेशा डांटती और पीटती भी थी, और इस वजह से उसका बचपन बहुत ही ट्रेजिक रहा और वो अपने मॉम से बहुत डरता था। तोंग्यान को लू के लिए बहुत ही बुरा लगता है। लू कहता है मेरी मॉम कहती थी कि मैं प्यार डिजर्व नहीं करता, इसलिए वो मुझसे प्यार नहीं करती। पर यहाँ तोंग्यान उसे हक कर लेती है, कहती है आप प्यार डिजर्व करते हो, और वो उसे कंफर्ट करती है। लू तोंग्यान को कहता है अगर तुम मेरी स्टेप मदर बन जाओ मुझे फिर से माँ का प्यार मिल सकता है, कितने नाइस हो। पर ये सुनकर तो तोंग्यान पूरी तरह से शॉक होती है और वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है। इधर लू तोंग्यान को अपने स्टेप मदर की जगह पे इमेजिन कर रहा होता है कि तोंग्यान उसकी कितनी केयर करेगी, उसे कितने प्यार से ट्रीट करेगी। फिर बेचारा तोंग्यान को पसंद करता है, उसके करीब जाने से खुद को नहीं रोक पाता। यहाँ उसे एडमिट करना ही पड़ता है कि वो तोंग्यान से प्यार करने लगा है। इधर तोंग्यान भी लू के बारे में ही सोच रही होती है और वो तो लू से भी गुस्सा होती है, कहीं ना कहीं वो भी लू को पसंद करने लगी है। इधर युनकाई म्यान को हक करता है, कहता है क्या तुम परेशान हो। म्यान कहते नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ। युनकाई कहता है कैसा रहेगा हम खाने के लिए चले। म्यान कहती है मैं अभी बहुत वैसे हूँ, अगर तुम्हें मेरे साथ वक्त बिताना है तो तुम्हें मेरा इंतजार करना होगा। बेचारा वहीं बैठकर म्यान की लाइव स्ट्रीमिंग देख रहा होता है। इधर सॉन्ग म्यान से मिलती है। म्यान को कहती है मुझे माफ कर दो, कहीं ना कहीं मैंने तुम्हें हर्ट किया है, पर अब मैं समझ चुकी हूँ कि युनकाई कभी मुझसे प्यार नहीं करेगा। पहले भी तुमसे प्यार करता था और अब भी। म्यान हैरान होती है कि उसकी रियल आइडेंटिटी के बारे में सॉन्ग को पता चल चुका है। सॉन्ग म्यान को कहती है शादी वाले दिन मैंने तुम्हें बहुत ही हार्शली बोला था कि युनकाई तुमसे शादी नहीं करेगा। जब मुझे तुम्हारी मौत के बारे में पता चला तब से ही इन 6 सालों में कहीं ना कहीं गिल्टी फील कर रही थी। हर रोज से प्रे करती थी कि शायद तुम जिंदा हो, तुम्हारे जिंदा होने की खुशी मुझे है। ना तो पहले तुम्हें हर्ट करना चाहती थी और ना ही अब।
वो बहुत ही इमोशनल हो जाती है। दरअसल सॉन्ग बहुत ही स्वीट है, बस थोड़ी एरोगेंट भी। और यहाँ सॉन्ग म्यान को बता दिया उनका शादी वाले दिन आ रहा था, उसके पेरेंट्स ने उसे रोक दिया। ऊपर से उसके मॉम की भी तबीयत खराब, चाहकर भी शादी वाले दिन नहीं आ पाया। प्लीज तुम उसे माफ कर दो। और अब ये सारी बातें जानकर उनको बहुत ही बुरा लगता है कि इन 6 सालों तक वो युनकाई को गलत समझती आई। वो युनकाई के साथ बिताए पलों को याद करने लगती है। इधर आज देखते हैं बहुत बड़ा इवेंट है, बहुत सारी कंपनी के लाइव स्ट्रीमर्स भी आए होते हैं, इसमें म्यान को भी हिस्सा लेना होता है। पर इंटरव्यू के दौरान रिपोर्टर्स म्यान से सवाल करते हैं वो फेमस लाइव स्ट्रीमर रिम भी है और साथ में फेमस डिजाइनर हेल्सिन, ये कैसे हो सकता है। यहाँ दूसरा रिपोर्टर कहता है तुम रियल हेल्सिन नहीं हो। उसके आइडेंटिटी पे सवाल उठने लग जाते हैं। म्यान बहुत ही घबरा जाती है, उसके पास कोई जवाब नहीं होता। और तभी यहाँ पर युनकाई आ जाता है। वो इन रिपोर्टर्स को रुकता है और म्यान के बिहाफ में खुद ही सारे सवालों के जवाब देने लगता है। और तभी यहाँ टिया आती है और अब वो इन रिपोर्टर्स के बताती है कि असली हेल्सिन वो खुद है। उसे सोशल फोबिया है, खुद को सोशलाइज नहीं कर पाती है। इस वजह से वो अपने जगह सारे इवेंट्स को अपने फ्रेंड म्यान को अटेंड करने को कहती है। और म्यान बहुत ही टैलेंटेड है, इस वजह से वो पोषण में काम कर रही है और इससे तो सब हैरान होते हैं। अब यहाँ युनकाई म्यान का हाथ पकड़ता है और उसके साथ अपने रिलेशनशिप को ऑफिशियली अनाउंस करता है। इससे तो म्यान भी हैरान होती है। और इधर कुछ देर पहले का वक्त दिखाया जाता है। यह युनकाई को बताती है कि रियलिटी में हेल्सिन वो खुद है, बट उसके घर वाले नहीं चाहते थे कि वो डिजाइनिंग में अपना करियर बनाए। इस वजह से उसने अपने पेरेंट्स से ये बात छुपा के रखी है और इसी वजह से सोशल मीडिया पर के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं मिलती। म्यान को एक नई आइडेंटिटी की जरूरत थी, इसलिए उसने म्यान को ही हेल्सिन बना दिया। युनकाई को पहले ही पता चल गया था कि इंटरव्यू के दौरान म्यान को उसके आइडेंटिटी पे सवाल किया जाएगा, इसलिए वो टिया को लेकर वहाँ पहुँचा होता है। और अब यहाँ ये दोनों साथ में होते हैं। युनकाई कहता है क्या तुम ठीक हो। म्यान कहती है क्या तुमने उस रात जो भी बातें कही थी क्या वो सच थी। युनकाई कहता है वो सब सच था। म्यान कहती है क्या मेरे फादर की टॉय फैक्ट्री के डिमोलिशन के बारे में तुम कुछ जानते हो, तुम्हारा इससे कोई कनेक्शन है, क्या ये तुमने करवाया था। युनकाई कहता है ये तुम कैसी बातें कर रही हो, पता है मुझे बिजनेस में कोई इंटरेस्ट नहीं था, मैं सच कह रहा हूँ, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं। तो म्यान उसे किस कर दिया और अब ये दोनों किस कर रहे होते हैं। फिर यहाँ पेट्रोलिंग ऑफिसर आ जाता है, कहता है तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो, तुम सुसाइड करने वाले हो। युनकाई कहता है आप कुछ देर बाद आते तो क्या हो जाता, पर ये मुश्किल से मेरी वाइफ मानी है, आप हमें यहाँ डिस्टर्ब करने पहुँच गए। वो ऑफिसर चला जाता है और यहाँ ये दोनों स्माइल कर रहे होते हैं। अब ये दोनों घर पहुंच जाते हैं, इनका रोमांस चल ही रहा होता है। फिर यहाँ पर टोनी मॉम डैड कहते हुए पहुंच जाता है। फिर मेड आती है, टोनी की आंखों को बंद कर दिया, कहती है तुम सपना देख रहे हो और उसे लेकर चली जाती है। यहाँ तो म्यान बहुत ही एम्बेरस होती है। युनकाई कहता है ये इतने रात में कभी नहीं उठता, आज कोइंसिडेंस है। ये दोनों साथ में नाइट स्पेंड करते हैं। युनकाई म्यान को कहता है तब मैंने तुम्हें दोबारा देखा, मैं बहुत खुश हुआ तुम्हें जिंदा देखकर, जितना हार्शली तुम मुझे ट्रीट कर रही थी उससे मुझे बहुत दुख होता था। म्यान कहती है हम इस बारे में बात नहीं करेंगे, वैसे भी अब हम साथ हैं। सुबह युनकाई की आंखें खुलती है, म्यान को सोया देख रहा होता है और वो बहुत खुश भी होता है। इधर युनकाई खाना बना रहा होता है, तभी टोनी आ जाता है और कहता है डैड क्या आपने ये सब मेरे लिए बनाया है। टोनी कहता है डैड कल मैंने आपको और मॉम को देखा था, मॉम कहाँ है। युनकाई कहता है नहीं, कल रात आपकी मॉम यहाँ नहीं थी, पर मेरे लिए आपके पास एक सरप्राइज है। इधर म्यान की आंखें खुलती है, वो बाहर आती है, टोनी भागते हुए उसके पास जाता है, म्यान उसे गोद में उठाने लगती है। लास्ट नाइट की वजह से उसकी पूरी बॉडी में पेन होता है और यहाँ तो युनकाई बस स्माइल कर रहा होता है। म्यान टोनी को अपनी गोद में बिठाती है और अब यहाँ टोनी को युनकाई कहता है आपका सरप्राइज यही है कि आपकी मॉम हमेशा के लिए आपके पास आ चुकी है, आपकी मॉम आपके साथ ही रहने वाली है। इससे तो टोनी बहुत ही खुश होता है। म्यान टोनी को कह दिया बेटा मुझे माफ कर दो, मॉम इतने सालों तक आपके पास नहीं थी। टोनी कहता है कोई बात नहीं, पर आप प्रॉमिस करो आप मुझे छोड़कर नहीं जाओगे। और इसी के साथ इनकी हैप्पी फैमिली कंप्लीट हो चुकी है। युनकाई बहुत ही खुश होता है, वो लू से मिलने आता है। लू यहाँ औरतों को समझने के लिए किताब पढ़ रहा होता है, इससे तो वो हैरान होता है और कहता है मुझे लगता है तुम ज्ञान को समझने की कोशिश कर रहे हो। लू कहता है ये तुम क्या कह रहे हो। इधर टिया म्यान को कहती है कि उसकी रियल आइडेंटिटी के बारे में उसके पेरेंट्स को पता चल गया है, इस वजह से उसे काफी डर लग रहा है। म्यान कहती है सब कुछ ठीक हो जाएगा, एक ना एक दिन तुम्हें अपने पेरेंट्स को हमारे हेल्सिन होने के बारे में बताना ही था। इधर म्यान चाव से मिलती है, चाव कहता है मैंने देखा है तुम और युनकाई अब ऑफिशियली कपल हो।
तो अब तुम अपने बदले को भूल कर के पास वापस चली गई। आन कहती है तुम्हें इस बारे में बोलने का कोई हक नहीं है। मैंने कल रात तुम्हें इंटरव्यू के दौरान देखा था। तुम ही वो इंसान हो जिसने मेरे हेल्सन होने की आइडेंटिटी पे सवाल उठाया था। मैंने रिपोर्टर्स को बताया था मैं रियल हेल्सन नहीं हूँ। तुमने ये सब जानबूझकर किया था। इसके बावजूद तुम मुझसे उम्मीद करते हो कि मैं तुम्हारा साथ दूंगी। और जाओ तो ये सब सुनकर हैरान होता है कि रियलिटी में उसी ने ये सारी प्लानिंग की थी। मियान चाओ को कह दिया सालों से हम दोनों साथ हैं। मैंने हमेशा तुम्हें अपने छोटे भाई की तरह ट्रीट किया है। अगर तुम ऐसे हरकतें करते रहे मैं तुम्हारी गलतियों को माफ नहीं करूंगी। और वो वहाँ से चली जाती है। और तभी यहाँ जाओ के पास कुछ आदमी आते हैं। यहाँ जाओ को मियान की छोड़कर जाने वाली बात से बहुत परेशानी होती है। यहाँ उसके बचपन के मोमेंट्स दिखाए जाते हैं। यहाँ उसकी मॉम भी उसे अच्छे से ट्रीट नहीं करती। उसकी मॉम कहती है तुम किसी भी लायक नहीं हो। तुम युनकाई को कभी रिप्लेस नहीं कर पाओगे। यहाँ पता चलता है जाओ युनकाई का स्टेप ब्रदर है। बेचारा बचपन से ही युनकाई से कम्पीट करने की कोशिश करता आ रहा है। बस खुद को प्रूव करने की कोशिश कर रहा है वो युनकाई से बेटर है। युनकाई को इससे कभी कोई फर्क नहीं पड़ा। और तोंग्यान बैठी होती है तभी लो उसके पास आता है। उसकी नजर रखे कप्स पे जा दिया। तो कहता है क्या ये मेरे लिए है। तोंग्यान कहती है क्या आपको मुझसे कोई काम है। और लू एक कप उठाकर वहाँ से चला जाता है। तोंग्यान तो हैरान होती है कहती है ये कप्स तो मेरे थे। इधर लू तो बहुत ही खुश होता है। उस कप को तोंग्यान का दिया हुआ गिफ्ट समझकर स्माइल कर रहा होता है। फिर वो उस कप के बारे में सर्च भी करता है। फिर यहाँ तोंग्यान आ जाती है। लू यहाँ बहुत ही ब्लश कर रहा होता है। तोंग्यान कहती है क्या आपकी तबीयत ठीक है। क्या मैं डॉक्टर को बुलाऊं। लू तोंग्यान को कहता है ये कुछ डॉक्यूमेंट्स है। अब मुझे इनकी जरूरत नहीं है तो तुम इन्हें वाइस प्रेसिडेंट तक पहुँचा देना। वैसे मैं एक मीटिंग के लिए जा रहा हूँ। यहाँ तोंग्यान उसे कुछ कहना चाहती है पर रुक जाती है। तो लू भी बाहर चला जाता है पर वो बहुत ही खुश होता है। बेचारे को लग रहा है कि तोंग्यान भी उसे पसंद करने लगी है। इधर तोंग्यान उन डॉक्यूमेंट्स के कॉपीज निकाल रही होती है। वे उसे एक पेपर मिलता है जो कि मियान के फादर की टॉय फैक्ट्री के डिमोलिशन पेपर्स होते हैं। इस पे लू के सिग्नेचर होते हैं। इससे तो वो पूरी तरह से शॉक रह जाती है। इधर मियान युनकाई के साथ अपने फादर की टॉय फैक्ट्री पे आई होती है। यहाँ उसे तोंग्यान का कॉल आता है। तोंग्यान उसे सब कुछ बता देती है। मियान युनकाई को कहती है तुमने मुझसे झूठ कहा था। मेरे फादर की फैक्ट्री को डिमोलिश करने में तुम्हारे भाई लू का हाथ है और तुम बस अपने भाई को बचाने की कोशिश कर रहे थे। युनकाई कहता है ये तुम कैसी बातें कर रही हो। ये नहीं हो सकता और मुझे इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। और लू को मैं बचपन से जानता हूँ। मैं गलत फहमी हो रही है। उसने तो खुद अपनी मेहनत से अपना खुद का बिजनेस खड़ा किया है। उसका तुम्हारे फादर की टॉय फैक्ट्री को बर्बाद करने से कोई लेना देना नहीं है। और यहाँ इन दोनों के बीच आर्गुमेंट बढ़ने लग जाता है। मियान युनकाई को कहती है एक बार फिर तुमने मुझे धोखा दिया। और वो वहाँ से जाने लगती है। यहाँ कुछ सामान उसके ऊपर गिरने वाला होता है। युनकाई मियान को बचाने की कोशिश करता है और यहाँ उसे काफी चोट लग जाती है। इधर हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है। लू युनकाई को दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट कर रहा होता है। यान कहती है तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। लू कहता है पहली बात मेरे भाई की ये हालत तुम्हारी वजह से है और दूसरा ये कि तुम अभी उसके वाइफ नहीं हो। तुम्हें लगा कि मैंने और मेरे भाई ने तुम्हारे फादर की टॉय फैक्ट्री को डिमोलिश करवाया है और इसी वजह से तुम 6 सालों तक युनकाई और अपने बच्चे से दूर रही। मैं यहाँ सिर्फ बदला लेने आई थी। तुम्हारा टोनी या युनकाई के पास वापस लौटने का कोई इरादा नहीं था। अब तुम्हें उसकी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी मेरे भाई ने 6 सालों तक टोनी को अकेले संभाला है। वो कितने मुश्किल हालातों से गुजरा है ये सब मैंने देखा है और वो सब सिर्फ तुम्हारी वजह से। हमेशा वो तुम्हें याद करता रहा और तुम तो बस अपने बदले के बारे में ही सोच रही थी। अच्छा होगा कि तुम मेरे भाई से दूर रहो। मियान कहती है तुम बहुत ज्यादा बोल रहे हो। लू कहता अभी तो मैंने बोलना भी शुरू नहीं किया। मेरा भाई तुम्हारे प्यार में पागल हो चुका था। तुम्हारी मौत की खबर से वो पूरी तरह से टूट गया था पर फिर भी उसने इस बात पे यकीन नहीं किया। सिर्फ वही था जिसके दिल में उम्मीद थी कि तुम जिंदा हो। उसने कभी भी तुम्हें ढूंढना बंद नहीं किया। वो लोगों के सामने तो दिखाता है कि वो बहुत ही कूल बहुत ही एरोगेंट है। अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से जी रहा है। तुम्हारी मौत के बाद वो अंदर से पूरी तरह से टूट चुका था। उसने टोनी के लिए सिर्फ खुद को संभाला। यहाँ मियान के पास कोई जवाब नहीं होता। सीन चेंज होता है। मियान युनकाई के पास बैठी होती है। कहती है मुझे माफ कर, तुम्हारी इस हालत की जिम्मेदार मैं हूँ। मैंने तुम पर कुछ ज्यादा ही गुस्सा कर दिया पर मैं तुम्हें प्रॉमिस करती हूँ कि अब मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी। इधर लू तोंग्यान के साथ बैठा होता है। उसे लग रहा है कि तोंग्यान उसे डेट के लिए पूछने वाली है। तोंग्यान उससे सवाल कर दिया क्या मियान के फादर की फैक्ट्री को डिमोलिश करवाने का ऑर्डर उसने दिया था। इससे तो लू शॉक होता है। कहता है नहीं ये मैंने नहीं किया। मुझे तो इस बारे में कुछ पता भी नहीं था। ये ऑर्डर्स अंकल जाओ ने दिए थे।
मैं उस वक्त सिर्फ डिपार्टमेंट को संभालता था। पेपर्स पलट कर देख सकती हो, मेरे बाद यहाँ अंकल जाओ के साइन होंगे। और अब तो ज्ञान समझ जाती है कि इसमें लू का कोई हाथ नहीं है। वो कहता है क्या तुम्हें मुझसे कोई और सवाल करना है? ज्ञान कहते हैं क्या आज रात हम डिनर पे चले? लू कहता है नहीं, मेरे सर में दर्द है, और वो वहाँ से चला जाता है। ज्ञान समझ जाती है कि लू उससे गुस्सा है। इधर अब यनकाई का होश आता है। वो म्यान को कहता है थैंक गॉड तुम मेरे पास हो, मुझे लगा तुम दोबारा गुस्सा होकर चली गई, मुझे माफ कर दो, मैं तुम पे बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया था। म्यान कह दिया माफी तो मुझे मांगनी चाहिए, मेरी वजह से तुम्हें ये चोट लगी। यनकाई से हक कर लेता है। अभी यहाँ नर्स आती है और यनकाई को कहती है पहले आप ड्रेसिंग कर ले, उसके बाद आप दोनों कंटिन्यू करना। ये दोनों स्माइल कर रहे होते हैं और अब नर्स यनकाई की ड्रेसिंग कर दिया। तो यनकाई म्यान को बहुत ही गौर से घूर रहा होता है। म्यान कहते हैं मुझे इस तरह देखना बंद करो। इधर कार में भी यनकाई बस म्यान को देख रहा होता है। म्यान कहती है क्या तुम्हें आराम नहीं करना? वैसे तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? तो जाओ तुम्हारा स्टेप ब्रदर है। यनकाई कहता है मेरी मॉम की मौत के बाद मेरे फादर ने के मॉम से दूसरी शादी की थी। जाओ मुझसे बहुत ही छोटा है और उसे और उसके मॉम को हमारी फैमिली में कभी भी अपनाया नहीं गया और न ही उन्हें अच्छे से ट्रीट किया गया। इस वजह से जाओ मुझे पसंद नहीं करता और न ही उसके मॉम। जाओ हमेशा से मुझे रिप्लेस करने की कोशिश करता आया है, पर मैंने ज्यादा इस बात को तवज्जो नहीं दी। और अब यनकाई म्यान को कहता है तुम लोग को माफ कर देना, वो गुस्से में तुमसे कुछ ज्यादा ही बदतमीजी कर गया। म्यान कहती पर मैंने तो तुम्हें इस बारे में कुछ नहीं कहा। यनकाई कहता है मैंने हॉस्पिटल की सीसीटीवी देखी थी। और साथ ही यनकाई म्यान को बताता है आज फैक्ट्री में उसे जो चोट लगी कोई एक्सीडेंट नहीं था, बल्कि जानबूझकर किसी की गई प्लानिंग थी। उसने फैक्ट्री की भी सीसीटीवी फुटेज देखी। इससे तो म्यान हैरान होती है और कहती है तुम्हें मारने की कोशिश कौन कर सकता है? लोग कहता है तुम्हें याद है हमारे हाथों में इंजरी हुई थी, मुझे लगता है वो भी कोई एक्सीडेंट नहीं था और मुझे लगता है इन सब के पीछे जाओ है, पर मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूँगा, तुम्हारा डिसीजन होगा तुम मुझसे अपनी दोस्ती तोड़ती हो या नहीं। और अचानक से यनकाई की तबीयत खराब होने लगती है। म्यान कहती है क्या तुम ठीक हो? यनकाई कहता है तुमने अब तक मुझे गेस नहीं किया है, और इसे गेस करने का इशारा करता है। म्यान स्माइल करती है और इसे गेस करती है। अब ये दोनों घर आते हैं। म्यान यनकाई को कहती है तुम अंदर जाओ, मैं कुछ देर बाद आती हूँ। यनकाई कहता है मैंने तो साथ में शावर लेने का सोचा था। म्यान कहती है तुम अंदर जा रहे हो। यहाँ जाओ के बारे में सच जानकर म्यान को बहुत ही बुरा लगता है। यहाँ पास्ट के मोमेंट्स को दिखाया जाता है जब म्यान इंजरी की वजह से डिजाइन्स नहीं कर पाती थी। तब जाओ उसके पास था, हमेशा म्यान को मोटिवेट करता, उसका साथ देता, हर मुश्किल हालात में उसके पास रहता। जब म्यान को अपनी फैमिली की जरूरत थी तब सिर्फ जाओ उसके साथ था, उसे जाओ पर बहुत ही भरोसा था। तब जाओ की सच्चाई जानकर उसे बहुत तकलीफ हो रही थी। यहाँ यनकाई आ जाता है और म्यान को संभालता है। म्यान यनकाई को कहती है यार बहुत ठंड है, हम अंदर चलते हैं। तो यनकाई उसे हक कर लेता है और कहता है मैं इस बारे में ज्यादा मत सोचो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, वैसे भी इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। म्यान कहती है मैं पता है, मैं एक टॉय डिजाइनर सिर्फ अपने फादर के लिए बनी थी। वो चाहते थे कि उनके बाद उनकी टॉय फैक्ट्री के बिजनेस को मैं आगे बढ़ाऊं, पर हाथों में इंजरी की वजह से मैं वो नहीं कर पाई। अब तो मैं उनकी कंपनी को भी नहीं बचा पाई। मेरे डैड मुझसे बहुत प्यार करते थे पर मैं उनके लिए कुछ नहीं कर पाई। यनकाई म्यान को कहता है तुम ऐसा मत सोचो, तुम एक बहुत अच्छी डिजाइनर हो, और इसे फॉरहेड पर किस करता है। अब सीन चेंज होता है। इधर जाओ को बताया जाता है कि यनकाई हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गया है और यहाँ पता चलता है कि फैक्ट्री में यनकाई को मारने की कोशिश किसी और ने नहीं बल्कि जाओ ने ही की थी। यहाँ जाओ खुद से ही कहता है बचपन से ही यनकाई की वजह से उसे कुछ भी नहीं मिला, ना तो फैमिली में उसे प्यार किया गया और ना ही फैमिली बिजनेस में उसे कुछ हिस्सा मिला। हर चीज उसे यनकाई की वजह से छिन जाती थी। म्यान उसके इकलौती दोस्त थे जिसने हमेशा उसका साथ दिया है, तो यनकाई को वो म्यान को छीनने नहीं देगा। और इधर ये दोनों डिनर के लिए आए होते हैं। यहाँ लू तोंग्यान को बताता है म्यान के फादर की टॉय फैक्ट्री को डिमोलिश करने वाला इंसान अंकल जाशु है, जो कि सॉन्ग के ग्रैंडफादर है। और अब यहाँ तोंग्यान को लू बताता है कि बचपन से उसे अपनी फैमिली बिजनेस में कोई इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए उसने यनकाई की तरह अपना खुद का बिजनेस खड़ा किया। और बचपन से ही उसे उसकी फैमिली में अच्छे से ट्रीट नहीं किया गया, तो उसके पेरेंट्स उससे प्यार करते थे, तो किसी और को उससे ज्यादा लगाव था सिवाय यनकाई के, इसलिए वो तो अपनी फैमिली को छोड़ना भी चाहता है। वो इनडायरेक्टली तोंग्यान की तरफ इशारा करते हुए कहता है वो उसके लाइफ में कोई है जिसे वो प्रोटेक्ट करना चाहता है। तोंग्यान को कहता है तुम जानती हो वो इंसान कौन है? तोंग्यान का ध्यान तो कहीं और ही होता है। लू को कहती है मैं आपकी बातों को नहीं सुन पाई। लू कहता है मैंने तुमसे पूछा, तुम जानती हो मैं किसे प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ? तोंग्यान कहती है मैं इसका मतलब नहीं समझी। लू कहता है जाने दो।
इधर मियान लू से मिलने आई होती है पर बॉन्ग कहता है कि वो ऑफिस में नहीं है और तभी यहाँ टिया आकर मियान को बता दिया मिस्टर टैंग ने उसकी कंपनी के साथ कोलैबोरेशन से इनकार कर दिया है। इससे तो मियान हैरान होती है और वो खुद ही जाकर मिस्टर टैंग से बात करती है और यहाँ मिस्टर टैंग मियान को कहते हैं कि वो ये सब मिस्टर जाओशी की वजह से कर रहे हैं। अगर उन्होंने वर्षन से कोलैबोरेशन किया मिस्टर जाओशी के साथ उनके जितने भी कॉन्ट्रैक्ट है वो उन्हें तोड़ देंगे। सो तो मियान को और भी शौक लगता है। इधर एक हैंडसम से लड़के जिमी को देखते हैं जो कि सॉन्ग के ग्रैंडफादर मिस्टर जासू से एक कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात करने आया होता है और यहाँ वो अपने फोन में उन बातों को रिकॉर्ड्स भी करता है और यहाँ पता चलता है कि जिमी मियान का जूनियर है जो कि उसी के कहने पे मिस्टर जासू से मिलने गया था। जिमी मियान को कहता है सिस्टर मैंने तुम्हारा काम कर दिया है, तुम्हें मुझे कोई रिवॉर्ड तो देना चाहिए। टिया कहती है अपनी बकवास बंद करो और ये तुमने अपना क्या हुलिया बना रखा है। जिमी टिया को कहता है तुमसे ज्यादा खूबसूरत हो इसलिए तुम जेलस हो रही हो, वैसे भी मियान तुमसे ज्यादा मेरी केयर करती है, मैं उसका फेवरेट हूँ। दोनों की नोकझोंक हो ही रही होती है। मियान कहती है इतना तो मैं समझ चुकी हूँ, मिस्टर जाओसी वर्षन को बर्बाद करना चाहते हैं और उन्होंने मेरे फादर को टॉय फैक्ट्री को भी मॉलिश करवाया था, उसके पीछे की वजह भी कुछ बड़ी होगी। इधर मियान युनकाई से बात कर रही होती है। जिमी जानबूझकर मियान से इस तरह बातें करता है कि लगे कि मियान उससे ज्यादा किसी और की केयर नहीं करती। इससे तो युनकाई हैरान होता है। युनकाई मियान को पिक करने आया होता है। जिमी युनकाई को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता कि पास्ट में मियान के साथ जो कुछ भी हुआ वो सब जानता है। युनकाई भी इस बात को नोटिस करता है। जिमी युनकाई को बहुत ही रूडली ट्रीट कर रहा होता है। मियान उसे कहती है कि तुम्हारे जीसू है तो तुम्हें अच्छे से बिहेव करना चाहिए। इधर एक लड़की तावी आती है कि तोंगयान को बताती है कि वो लुक की बचपन की फ्रेंड है। वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। हाँ, वो लुक के बचपन की स्टोरीज भी बता रही होती है। ये जानने के बाद तोंगयान को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। लू से कुछ फाइल्स लेने आती है, कहता है क्या तुम ठीक हो, मैं कुछ चाहिए, पर तोंगयान उसे कोई जवाब नहीं देती। यहाँ लू तोंगयान को नेकलेस देता है और कहता है मैं चाहता हूँ आज रात तुम ये पहन कर आओ। इधर मियान और युनकाई क्लब आए होते हैं। युनकाई मियान को डांस करने को कहता है। मियान कहती है जानते हो ना हम यहाँ किसी काम से आए हैं, रोशन तुम्हारी कंपनी है पर तुमसे ज्यादा मेहनत तो मुझे करनी पड़ती है। युनकाई कहता है सब कुछ तुम्हारा ही तो है। इधर युनकाई बैठा होता है तब एक लड़की आकर उसे फ्लर्ट करने लगती है, पर ये बात मियान से बर्दाश्त नहीं होती। वो उनके बीच जाकर बैठ जाती है तो वो लड़की मियान को कहती है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, तुम देख नहीं रही हो मैं इससे बात कर रही हूँ और तुम आकर बीच में बैठ गई हो। मियान कहती है तुम इससे बात नहीं कर सकती। तो युनकाई बस मजे ले रहा होता है। दोनों के बीच आर्गुमेंट होने लगता है। अब युनकाई लड़की को कहता है कि मियान उसकी वाइफ है। अब वो लड़की वहाँ से गुस्से में चली जाती है और अब युनकाई मियान को कहता है तुम तो बहुत ज्यादा जेलस हो गई। मियान कहती है भला मैं जेलस क्यों होंगी, ना तो मैं तुम्हारी वाइफ हूँ और ना ही तुम्हारी गर्लफ्रेंड। तो युनकाई उसे किस करता है, कहता है क्या तुम भूल गई हमारा एक बेटा भी है। तो अब मियान युनकाई को कहती है इन 6 सालों में तुमने तो बहुत सारी लड़कियों को डेट किया होगा, बहुत सारी लड़कियाँ तुमसे अट्रैक्ट होकर तुम्हारे पास आती होंगी। युनकाई कहता है ऐसा नहीं है, इन 6 सालों में मैंने कभी भी किसी को डेट नहीं किया, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। तुम्हें पता है तो मेरे आसपास के लोगों को ये लगने लगा है कि मैं गे हूँ इसलिए किसी को डेट नहीं करता। इससे तो मियान हैरान होती है, कहती है मैंने तुम्हें बहुत हर्ट किया है। युनकाई कहता है तुम उसकी भरपाई कर सकती हो और मियान उसे किस करती है। ये दोनों कुछ देर इसी तरह बातें करते हैं। युनकाई मियान के करीब जा रहा होता है। मियान कहती है क्या कर रहे हो। युनकाई कहता है दूसरी तरफ देखो, यहाँ सॉन्ग के ग्रैंडफादर होते हैं कि कुछ लोगों के साथ आए होते हैं। मियान युनकाई को कहती है तो अब हमें अपना प्लान शुरू करना चाहिए। इधर देखते हैं मियान ने एक वेटर का ड्रेसअप कर लिया होता है और उन लोगों के रूम में आ जाती है। इधर युनकाई बाहर मियान का वेट कर रहा होता है। इधर मियान इन लोगों की बातें सुन रही होती है पर यहाँ एक आदमी मियान को कहता है बहुत देर से यहाँ क्या कर रही हो, क्या तुम हमारी बातें सुन रही हो। यहाँ मियान घबरा जाती है, भी मैनेजर आता है और वो मियान को डांटता है। इससे तो मियान और भी डर जाती है सब उसे पहचान न ले। मैनेजर मियान को वहाँ से बाहर ले जाता है। यहाँ युनकाई होता है तो युनकाई को कहता है तुम्हारा काम हो गया और वहाँ से चला जाता है। मियान युनकाई को कहती है तुमने तो मुझे डरा ही दिया था, मुझे लगा कि उस मैनेजर ने मुझे पकड़ लिया। युनकाई कहता है मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी इसलिए मैंने उसे अंदर भेजा तुम्हें लाने के लिए। और तभी यहाँ मियान को चाव का कॉल आता है। युनकाई उससे फोन ले लेता है, कहता है तुम्हारे काम का टाइम खत्म हो चुका है तो अब हम घर जाने वाले हैं। नेक्स्ट डे ये दोनों मिस्टर जासू से मिलते हैं। तो युनकाई मियान को कहता है आज तुमने बहुत ही स्मार्टली बात की। मियान कहती है इनकी सच्चाई जल्दी प्रूफ के साथ सबके सामने लाएंगे। और इधर देखते हैं चाव फिर मिस्टर जासू के साथ मिला हुआ है। इन दोनों का ही मकसद वो शिन को बर्बाद करना है।
इधर म्यान और योनकाई को पता चल चुका है कि जाओ मिस्टर जासू के साथ मिला हुआ है। योनकाई म्यान को कहता है उसने हमेशा मुझे फैमिली बिजनेस से निकालने की कोशिश की है, इसमें वो नाकाम होता आया है। मैंने उसे कई बार ये बात समझाने की कोशिश की हम साथ में भी काम कर सकते हैं, पर वो मेरी बात कभी नहीं माना। तभी यहाँ योनकाई को मैसेज आता है टोनी की तबीयत खराब है, उसे हॉस्पिटल लेकर जाया गया है। इससे तो ये दोनों परेशान हो जाते हैं। इधर योनकाई आंट को कहता है मॉम डैड अब तक क्यों नहीं आए, कहती वो आने वाले होंगे। तभी यहाँ योनकाई और म्यान पहुँच जाते हैं। म्यान टोनी को कहती है आप ठीक हो? टोनी कहता हाँ मॉम मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और अब इधर आंट योनकाई को बता दिया घबराने वाली बात नहीं है। टोनी ने स्कूल में कुछ स्नैक्स खा लिए थे जिससे उसकी तबीयत थोड़ी खराब हो गई, पर वो बिल्कुल ठीक है। इधर टोनी ने तो अपनी जगह म्यान को बेड पे बिठा दिया होता है। यहाँ योनकाई आता है, म्यान नीचे उतरने लगती है। योनकाई कहता है तुम बहुत थक गई हो तो थोड़ा आराम कर लो। म्यान कहती है तुम दोनों फादर सन मेरी बहुत केयर कर रहे हो, चाहे तो मैं काम भी नहीं कर पाऊंगी। इधर योनकाई टोनी को कहता है को हमेशा अपने मॉम का ख्याल इसी तरह रखना है। टोनी कहता है ओके डैड। यहाँ म्यान योनकाई को कहती है ये तो वही हॉस्पिटल है जहाँ मेरी डिलीवरी हुई थी, इसी हॉस्पिटल में तो टोनी हुआ था। योनकाई कहता है जब भी टोनी की तबीयत खराब होती है मैं उसे इसे हॉस्पिटल में लेकर आता हूँ, यहाँ से हमारी बहुत सारी यादें जुड़ी है। और अब पास्ट का सीन दिखाया जाता है जब म्यान प्रेग्नेंट थी। ये दोनों हॉस्पिटल में होते हैं। यहाँ योनकाई और म्यान दोनों ही अपने होने वाली बेबी का क्या नाम रखेंगे इस बारे में सोच रहे होते हैं। म्यान योनकाई को कहते हैं क्या तुमने बेबी के लिए कोई नाम सोचा है? योनकाई कहता है वो बहुत ही क्यूट होगा, क्यों ना मैं उसका नाम डम्पलिंग्स रखूं। पर म्यान कहती है नहीं हम उसे टोनी कहकर बुलाएंगे। इस तरह इन दोनों ने अपने बेबी का नाम रखा था। इधर इन दोनों की बातें सुनते सुनते तो टोनी की आंखें लग गई होती है। योनकाई म्यान को कहता है मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ सरप्राइज है। उसने मिस्टर सॉन्ग यानी जाओशो की सारी बातें रिकॉर्ड कर ली थी। म्यान कहती है अब मैं उन्हें सबक सिखाऊंगी। और अब म्यान कहती है ये सब बातें छोड़ो, पहले हम टोनी को घर लेकर चलते हैं। इधर सीन चेंज होता है। लू तोंग्यान का वेट कर रहा होता है और तभी यहाँ तोंग्यान उसका दिया हुआ नेकलेस ड्रेस पहन कर आई होती है। लू की नजर उस पर से हट ही नहीं रही होती। तब यहाँ तोंग्यान देखती है लू तो बहुत ज्यादा ड्रंक है। लू तोंग्यान को कहता है तुम जानती हो मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। यहाँ वो उसके क्लोज जाने लगता है। तोंग्यान बहुत ही नर्वस फील कर रही होती है, वो वहाँ से जाने लगती है। लू से अपने पास बिठा लेता है और उसे हक कर लेता है। यहाँ वो तोंग्यान को बताता है कि वो उसे पसंद करता है। तोंग्यान तो पूरी तरह से शॉक होती है। इधर ये सब घर आता है। योनकाई म्यान के जूते निकालने लगता है। फिर यहाँ म्यान को चाओ का कॉल आता है। चाओ म्यान को कहता है सिस्टर मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। चाओ की बातों से म्यान को पता चलता है कि वो ड्रंक है। म्यान उसे कहती है तुम ड्राइव मत करना मैं आ रही हूँ। योनकाई म्यान को कहता है मैं उससे मिलने जाना चाहिए। म्यान कहती है मैं पहले टोनी को सुला आती हूँ। तब यहाँ फोन योनकाई के पास होता है और बार बार म्यान को कह रहा होता है कि सिस्टर तुम आओगी ना। योनकाई स्माइल करता है और फोन नीचे रख देता है और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। इसके नेक्स्ट एपिसोड को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसके आने वाले एपिसोड और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं।